एक लड़का इन्फिनिट ट्रेजर्स के हॉल में एक गॉडेस के सामने खड़ा है जहां फाइनल प्राइज सेल्फ लक है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एक इविल स्माइल के साथ ह्यूमन को एक टेम्पटिंग बेट खेलने को ऑफर करती है। एक सिस्टम विंडो उसकी सिचुएशन बताती है। एक चौंका देने वाला नेगेटिव लक 9999 उसे इटर्नल मिसफॉर्च्यून से अफ्लिक्टेड दर्शाता है। गॉडेस अपने गेम के रूल बताती है। 99 वर्सेस एक अकेला डेवस्टेटिंग डिजास्टर। एक ग्रैंड जेस्चर के साथ वो उसे अपने लक को डिफाई बताने और एक मौका लेने की चुनौती देती है। वो अपने कर्स्ड एग्जिस्टेंस पर विचार करता है, आश्वस्त है कि उसका बैड लक उसके एग्जिस्टेंस से पहले ही शुरू हो गया था। उसका बर्थ एक डिजास्टर था जिसे एक एम्बुलेंस के सीधे डिलीवरी रूम में क्रैश्ड होने से मार्क किया गया था। एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में भी उसके रोने से प्योर मिसफॉर्च्यून का लाइफ सीम्स होता था। ये कर्स स्कूल में भी उसके साथ रहा, जिससे हर इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले वो बीमार पड़ जाता था। 2 दशकों तक उसने जो भी फॉर्च्यून निकाला उसने केवल ग्रेट डिजास्टर की भविष्यवाणी की। उसके कर्स ने छुट्टियों और फील्ड ट्रिप्स को भी बर्बाद कर दिया, जिससे तूफानों ने सभी को भिगो दिया। इससे उसे गॉड ऑफ एपिडेमिक निकनेम मिला, एक ऐसी स्टेटस जो डंजन के अपीयर होने के बाद भी उसके साथ रही। एक हंटर बनने के बावजूद वो सबसे नीचे एक लो फ्रैंक के रूप में फंसा रहा, फिर भी दुर्भाग्य से ग्रस्त रहा। उसे उसके पार्टी लीडर सगई नामक एक व्यक्ति ने रोका, जिसे कुछ बात करनी थी। सी रैंक हंटर ने घमंड से उसे बताया कि ग्रुप का साझा फंड कंट्रीब्यूशन दोगुना होने वाला है। फुकू अचानक मांग से चौंक गया। यह जानते हुए कि उसके पास पैसे नहीं है, सगई का चेहरा मेनेसिंग हो जाता है, क्योंकि वो उस पर दबाव डालता है, उसकी पेमेंट करने की क्षमता पर सवाल उठाता है। वो बेरहमी से फुकू को याद दिलाता है कि ये किसी भी ग्रुप के लिए गॉड ऑफ पेस्टिलेंस को बर्दाश्त करने की कीमत है। कांपते हाथों से फुकू अनिच्छा से अपने बटुए से अपनी तुच्छ कमाई निकालता है। उसे नकदी सौंपने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे सगई स्मग सेटिस्फेक्शन के साथ छीन लेता है। फुकू हिचकिचाते हुए सगई के पास आता है। दिन के हंटर में शामिल होने की उम्मीद करता है, लेकिन सगई उसे कोल्डी बताता है कि उसका एकमात्र काम मनी प्रोवाइड करना है। उसे पीछे छोड़ देता है। स्टैंड फुकू केवल अपनी पार्टी को उसे छोड़ते हुए देख सकता है। वो एक अकेला व्यक्ति बनकर चला जाता है, जबकि दूसरे उसके जबरन वसूली को ग्रुप फंड कहकर मजाक उड़ाते हैं। वास्तव में यह सिर्फ एक क्रूर कर है जो पार्टी उसके बैड लक के लिए उस पर लगाती है। सगई अपनी क्रूरता को ये दावा करके सही ठहराता है कि वो एक अदरवाइज यूजलेस मेंबर को एक रोल दे रहा है। जैसे ही क्यू पर आकाश खुल जाता है, पहले से ही दुखी फुकू को बारिश में भिगो देता है। वो टोरेंटियल रेन में भागता है, ये सोचते हुए कि लक ने उसके पूरे एग्जिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया है। घर वापस आकर वो अपने पेरेंट्स के लिए एक टेम्पल में प्रेयर करता है, ये मानते हुए कि उसका लक शुरुआत से ही तय हो गया था। बैड लक के फाइनल एक्ट में ऑल्टर पर कैंडल अचानक बुझ जाती है। वो फियरी डिस्ट्रक्शन की एक विजन के सामने घुटने टेकता है, ये महसूस करते हुए कि उसका बैड लक कुछ और अधिक टेरेबल है। कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट की विजन से वो ये कंक्लूजन निकालता है कि उसकी पूरी लाइफ एक कर्ज द्वारा डिफाइन किया गया है। तूफान के बावजूद डिटर्मिन्ड होकर वो डंजन हंटर गिल्ड हेडक्वार्टर्स की ओर भागता है। रिसेप्शन डेस्क पर क्लर्क पहले से ही जानता है कि क्या वो आज अकेला हंटिंग कर रहा है। पास के हंटर फुसफुसाते हैं और इशारा करते हैं, ये रूमर फैलाते हैं कि उसकी प्रेजेंस डेथ पेनल्टी है। वो सीढ़ियों को अनदेखा करता है और छूट पर सिग्नेचर करता है, दूसरों की डरावनी नजरों का आदी है। उसका नोटोरियस टाइटल गॉड ऑफ एपिडेमिक उसे देखने वाले हर किसी के दिमाग में गूंजता है, जैसे कि उनके पॉइंट को साबित करने के लिए जैसे ही वो गोब्लिन केव के गेट के पास पहुंचता है, बिजली गिरती है। एक पार्टी या एक भी एसोसिएट के बिना वो अकेला धमकी भरे डंजन पोर्टल में कदम रखता है। पास में एक क्लियर वार्निंग साइंस एंट्रेंस और एरिया में किसी भी मिनरल एक्सट्रैक्शन को बैन करता है। 2 गिल्ड वर्कर सेफ्टी के लिए डंजन के एंट्रेंस गेट को बंद करने की तैयारी करते हुए अपनी जांच पूरी करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि अंदर कोई नहीं है। निश्चित है कि कोई भी हंटर एनुअल गोब्लिन फेस्टिवल के दौरान एंट्री करने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। फुकू की प्रेजेंस से अनजान वे लॉकडाउन को एक्टिव करते हैं, गेट को सील करते हैं और उसे अंदर फंसा लेते हैं। केव के भीतर गहराई में फुकू आगे बढ़ता है, केवल पानी के टपकने की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक रुक जाता है, एक आंत की भावना उसे बताती है कि कुछ भयानक रूप से गलत है। अपनी ट्रेंड को अनदेखा करते हुए वो माइनिंग शुरू करता है। केव की असामान्य चुप्पी से परप्लेक्स्ड वो अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करता है, आश्वस्त है कि वो किसी भी गोब्लिन को संभाल सकता है जो दिखाई दे सकते हैं। सुरक्षा की एक झूठी भावना के साथ वो खुद को समझाता है कि ये अकेला मिशन पूरी तरह से मैनेजेबल है। लेकिन शैडो से चमकती आंखों का एक समुद्र निकलता है, क्योंकि जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, क्योंकि वो एक भारी और भयानक प्रेजेंस का सामना करने के लिए मुड़ता है। उसे गोब्लिन की एक पूरी आर्मी का सामना करना पड़ता है, जितनी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फुकू पूरी तरह से स्टैंड है, ये महसूस करते हुए कि वो हॉरिबल गोब्लिन फेस्टिवल के बीच में आ गया है। बिना किसी दूसरे विचार के वो उल्टी दिशा में भागता है, भारी झुंड से भाग रहा है। जैसे ही वो भागता है, उसे एक फेमिलियर फिगर की झलक मिलती है जो ऊपर एक चट्टान से उसे देख रही है।
गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एक मलीशियस स्माइल के साथ देखती है, स्पष्ट रूप से उसके दुर्भाग्य के तमाशे का आनंद ले रही है। एक गोब्लिन आगे बढ़ता है, उसके पंजे उसके बैकपैक को फाड़ते हैं और उसकी भागने को रोकते हैं। वो अपना संतुलन खो देता है और उसके वैल्यूएबल इक्विपमेंट भी खो जाते हैं क्योंकि बैग उसके कंधों से फट जाता है। एनॉयड लेकिन अलाइव रहने पर फोकस करते हुए वो अपने इक्विपमेंट को छोड़ देता है और अपनी हताश उड़ान जारी रखता है। वो एक चौड़ी खाई पर एक हताश छलांग लगाता है जिससे खुद को मॉन्स्टर से दूर कर लेता है। उसकी राहत शॉर्ट टर्म होती है क्योंकि वो खुद को एक ढहती हुई चट्टान पर फंसा हुआ पाता है। कहीं और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। चट्टान पर फंसा हुआ वो अप्रोचिंग गोब्लिन भीड़ का सामना करने के लिए मुड़ता है। उसका दिल धड़क रहा है। कोई अदर ऑप्शन न होने पर वो लड़ने का संकल्प लेता है, अंतिम स्टैंड के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है। लेकिन उसका कर्स फिर से वार करता है और उसका एकमात्र वेपन सबसे खराब समय पर उसके हाथ में टूट जाता है। गोब्लिन खुशी से कैकल करते हैं, अपने शिकार को अब पूरी तरह से रक्षाहीन देखते हैं। घिरा हुआ और टूटी हुई मुट्ठी के अलावा कुछ भी नहीं। फुकू अपने इम्पेंडिंग डूम को देखता है। उसकी पीठ खाई की ओर है। वो डेमोनिक आर्मी का सामना करता है, अंत के लिए तैयार है। जमीन उसके नीचे से खिसक जाती है और ढहती हुई चट्टान उसे अंधेरे में धकेल देती है। वो असहाय रूप से एक घूमते हुए क्रिम्सन कलर के गड्ढे में गिर जाता है। उसका जीवन उसकी आंखों के सामने चमक रहा है। फुकू होश में आता है और खुद को जिंदा पाता है। उसका सिर एक मिस्टीरियस हॉर्न वाली विमेन की गोद में टिका है। मिस्टीरियस फिगर एक शानदार और थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ उसे ग्रीटिंग्स करती है। फुकू पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होकर ऊपर देखता है, अपनी इम्पॉसिबल सर्वाइवल को समझने की कोशिश करता है। मिस्टीरियस विमेन सोचती है कि उस तक पहुंचने के लिए उसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट में लक होनी चाहिए। एक वाइल्ड स्माइल के साथ वो एक टेरेबल चॉइस प्रेजेंटेड करती है। शायद वो इतिहास का सबसे बदनसीब आदमी है। वो पीछे हटता है और पूछता है कि वो कौन है और उसके मिस्टीरियस वर्ड्स का क्या अर्थ है। वो एक प्लेफुल पोस्चर बनाती है, जाहिर तौर पर उसकी घबराहट का आनंद ले रही है, इससे पहले कि वो अपनी ग्रैंड आइडेंटिटी बताए। एक अदा के साथ वो खुद को गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अनाउंस्ड करती है। वो अपनी उंगलियां चटकाती है जिससे गोल्डन रियलिटी को मोड़ने वाली शक्ति की एक लहर निकलती है। पल भर में अंधेरी गुफा एक शानदार हॉल में बदल जाती है जो ट्रेजर्स के संदूकों से भरा है। फुकू केवल अविश्वास में घूरता रह जाता है। उसके लिए गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के रूप में उसके टॉपिक को समझना मुश्किल हो रहा है। वो अपनी पीठ फेर लेती है और उसे चिढ़ाती है, उसकी अपनी अच्छी किस्मत की धारणा पर सवाल उठाती है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून संदूकों की एक दीवार प्रस्तुत करती है जिसमें 99 लक और एक हिडन डिजास्टर है। फुकू के रिफ्लेक्शन को अपनी नजर में लिए हुए वो सुझाव देती है कि एक लकी सक्सेस उसके मिजरेबल एग्जिस्टेंस को सुधार सकती है। फिर वो उसे चेतावनी देती है कि इस अवसर को गंवाने के गंभीर परिणाम होंगे। वो कांपता है। उस एक संदूक को चुनने का विचार जिसमें डिजास्टर है उसे डर से अफ्लिक्टेड कर देता है। वो एक वाइल्ड एक्सप्रेशन के साथ आगे कूदती है, उसे अपनी गेम में पार्ट लेने के लिए इम्पेशंस से आग्रह करती है। फुकू डर से पैरालाइज्ड हो जाता है, ये समझते हुए कि उसका पूरा फ्यूचर अब एक हाई स्टेक वाले मौका का गेम है। वो एक तीखी दांतों वाली मुस्कान चमकती है, लकी एडवेंचरर को घमंडी तरीके से डरना बंद करने के लिए कहती है। वो स्पष्ट करती है कि उसके डोमेन के सेंटर तक पहुंचने से उसे ऑटोमेटिकली एक स्पेशल रिवॉर्ड क्लेम करने का राइट्स मिल जाता है। एक लापरवाही से वो अनाउंसमेंट करती है कि उसे बस रिवॉर्ड देना बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा। अपनी कलाई के एक झटके के साथ वो अपने डिवाइन टाइटल के योग्य एक शर्त का प्रस्ताव करती है। वो लापरवाही से खतरे को खारिज कर देती है, ये बताते हुए कि डिजास्टर 100 में से केवल एक संदूक में है। गॉडेस उसे चिढ़ाती है और कहती है कि एवरेज लक वाले पर्सन को भी डरने की कोई बात नहीं होगी। लेकिन फुकू बेहतर जानता है। उसका चेहरा इम्पॉसिबल ऑड्स पर प्योर पेन में डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अपने गोल्डन थ्रोन से वो उसे आगे बढ़ने और अंततः अपने लक का टेस्ट करने का ऑर्डर देती है। फिर वो क्रूर पकड़ को प्रकट करती है। खेलने से इनकार करने का मतलब है उसके डोमेन में हमेशा के लिए फंस जाना। फुकू कांपता है। उसका दिमाग एक ऐसे जीवन भर की दौड़ में है जो एक स्टेबल ट्रुथ से डिफाइंड है। वो एक्सेप्ट करता है कि जिस दिन से उसका जन्म हुआ है उसने कभी भी अच्छी किस्मत का एक भी मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है। इस गंभीर निश्चितता के साथ वो एक संदूक के लिए हाथ बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करनी है ये अच्छी तरह से जानता है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एक क्रेजी स्माइल के साथ देखती है। उसकी आंखें इनएविटेबल डिजास्टर की एंटिसिपेशन में चमक रही हैं। जैसे ही फुकू आतंक में चिल्लाता है, एक डार्क एनर्जी की लहर फूट पड़ती है। उसने एक और एकमात्र डिजास्टर को चुना है। जैसा कि उसने प्रेडिक्शन की थी, उसका हाथ प्योर डिजास्टर वाले एक संदूक पर पड़ता है। एक पर्पल एनर्जी का वायलेंट फ्लो संदूक से फूटता है जो उसके बेड लक के एक्सपोज्ड होने का सिग्नल देता है। वो पीड़ा में चिल्लाता है क्योंकि डार्क पावर वायलेंटली उसके बॉडी में सर्जिंग करती है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून एंटरटेनमेंट के साथ देखती है। उसकी प्रेडिक्टेबल मिस फॉर्च्यून को अविश्वसनीय रूप से एंटरटेनिंग पाती है। वो फर्श पर गिर जाता है क्योंकि एक अजीब डिजिटल इंटरफेस उसके चारों ओर फिजिकल होने लगता है। सिस्टम विंडो एक वार्निंग फ्लैशिंग है जिसमें उसका एक स्टेट एक इम्पॉसिबल नेगेटिव वैल्यू पर गिरता हुआ दिखाई देता है।
सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की पुष्टि करता है, उसे एक न्यू और ईविल स्किल देता है जिसे ग्रेट रिवर्सल कहा जाता है। वो नीचे झुक जाती है और एक उबे हुए भाव के साथ अपनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का मजाक उड़ाती है। वो खुशी से डिजास्टर के इफेक्ट को समझाती है, एक ऐसा स्किल जो उसके द्वारा प्राप्त की गई सभी पावर को उलट देता है। वो जमीन पर कांपता है, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे अपने शरीर पर रिवर्सल के स्ट्रेंज इफेक्ट फील हो रहे हैं। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसका लक स्टेट एक इम्पॉसिबल नेगेटिव नंबर पर नीचे चला गया है। वो उसे आशा की एक किरण प्रदान करती है, यह सुझाव देती है कि यदि वो उसकी पूजा करता है तो वो अपने लक पर पुनर्विचार कर सकती है। वो अविश्वास में वापस देखता है, लेकिन गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी जो हो रहा है उससे हैरान लग रही है। अचानक फर्श से एक विशाल शानदार ब्लू एनर्जी का फ्लो फूट पड़ता है जो पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लेता है। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी कैओटिक फ्लड में बह जाती है। उसकी कंप्लेसेंट पोस्चर रियल सदमे से बदल जाती है। अपना सारा संयम खोकर वो घबरा जाती है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फ्लड उसे चारों ओर फेंक देती है। पावरफुल करंट उसे एक घूमते हुए भंवर में खींच लेती है जो उसके कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर है। इस बीच फुकू को अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। वो मैजिकल फ्लड को गर्म झरने समझता है। जैसे ही वो सतह के नीचे डूबने लगता है, वो खुद को कॉन्शियसनेस लॉस हुआ महसूस करता है, अपने अंत को स्वीकार करता है। उसका अंतिम विचार उसके सामने आता है, उसे हारने वाला बताता है। जैसे ही वो गहराई में डूबता है, फुकू एक डार्क अननोन केव के किनारे पर धुल जाता है। मैजिकल फ्लड कम हो गई है। वो थका हुआ लेकिन जीवित रहने से राहत महसूस करता है। वो अभी भी इम्पॉसिबल इवेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो आराम कर पाता, एक जायंट ग्रीन फुट सीन में आता है जो एक नए खतरे का सिग्नल है। वो चौंक कर मुड़ता है और खुद को हॉरिबल गॉब्लिन्स की भीड़ से घिरा पाता है। डर की एक लहर उसे घेर लेती है क्योंकि उसे याद आता है कि जिन गॉब्लिन से वो पहले मिला था उनमें कुछ गड़बड़ थी। उसका ध्यान गॉब्लिन आर्मी के चीफ पर खड़े एक बड़े इंप्रेसिव फिगर पर जाता है। वो सदमे में घूरता है, उस चीफ को फॉर्मिडेबल गॉब्लिन क्वीन के रूप में पहचानता है। उसकी आंखें उसकी गर्दन से लटके एक चमकते हुए बॉस एम्बलम पर टिक जाती हैं, जो उसकी पावर का क्लियर सिग्नल है। फुकू को गॉब्लिन के एनुअल हंट की एक खौफनाक अफवाह याद आती है जो उनकी क्वीन के लिए एक साथी चुनने के लिए होता है। उसे भयानक एहसास होता है कि वो उसी रिचुअल के बीच आ फंसा है, अपनी बदकिस्मती को कोसते हुए। गॉब्लिन क्वीन अपना एम्बलम उठाती है जो रिचुअल हंटिंग की ऑफिशियल स्टार्टिंग का सिग्नल है। पूरी गॉब्लिन आर्मी आगे बढ़ती है जिससे फुकू को अपनी जान बचाने के लिए मुड़कर भागना पड़ता है। उसकी हताश भागने की कोशिश तब रुक जाती है जब वो ठोकर खाकर रॉकी ग्राउंड पर बुरी तरह गिरता है। मरने से इनकार करते हुए उसका हाथ सडनली एक छोटे नुकीले पत्थर पर बंद हो जाता है। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत से पत्थर फेंकता है, हार न मानने का दृढ़ निश्चय करता है। छोटा सा प्रोजेक्टाइल एक गॉब्लिन के सिर से बेअसर होकर टकराता है, एक पूरी तरह से बेकार इशारा। फुकू स्टन साइलेंस में बैठ जाता है, ये महसूस करते हुए कि बचाव का उसका पिटिफुल एफर्ट फेल हो गया है। लेकिन तभी कुछ कंकड़ अनएक्सपेक्टेडली गुफा की छत से गिरने लगते हैं। एक विशाल चमकती दरार अचानक गोब्लिन भीड़ के ऊपर चट्टान पर फैल जाती है। गोब्लिन कंफ्यूजन में ऊपर देखते हैं क्योंकि फुकू का टेरेबल लक एक रूइंड केव ढहने का कारण बनती है। एक विशाल चमकता हुआ पत्थर नीचे गिरता है और तुरंत एक दुर्भाग्यपूर्ण गोब्लिन को कुचल देता है। वो परिणाम देखकर सदमे में घूरता है। गोब्लिन का पैर विशाल पत्थर के नीचे फड़फड़ा रहा है। पूरी गोब्लिन आर्मी जम जाती है। उनकी चमकती आंखें अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर पर टिकी हुई हैं। वो घबराहट में ऊपर देखता है और घबराहट में चिल्लाता है क्योंकि गुफा उनके चारों ओर ढहने लगती है। यहाँ तक कि इम्प्रेसिव गोब्लिन क्वीन भी चिंता की एक झलक दिखाती है। उसकी कामनेस आखिरकार टूट जाती है। डाउनफॉल क्विक हो जाता है क्योंकि नुकीले स्टेलेक्टाइट्स और बोल्डर घबराई हुई भीड़ पर बरसते हैं। फुकू केवल अविश्वास में देख सकता है क्योंकि उसकी भयानक किस्मत अनजाने में गोब्लिन आर्मी का सफाया कर देती है। एक आवारा कंकड़ गोब्लिन क्वीन के सिर से बेअसर होकर टकराता है, जो इस कियोस से अमेजिंगली अनअफेक्टेड रहती है। जब धूल जम जाती है तो पावरफुल गोब्लिन आर्मी का जो कुछ बचता है वो मलबे और गिरे हुए वॉरियर्स का ढेर होता है। फुकू खुद को गोब्लिन आर्मी के सामने पाता है जो उसके सरप्राइज अटैक से एकमात्र जीवित बची है। फुकू खुद को तैयार करता है, यह मानकर कि गोब्लिन क्वीन अपनी गिरी हुई आर्मी के कारण क्रोधित है। क्वीन एक अजीब सी कराहने वाली आवाज निकालती है जिससे वो पूरी तरह से चकित हो जाता है। वो कांपते कंधों के साथ मुड़ जाती है जिससे फुकू उसकी रिएक्शन से पूरी तरह परप्लेक्स्ड रह जाता है। क्रोध के बजाय क्वीन हार्ट के साथ उसकी ओर मुड़ती है, अचानक उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है। एक सिस्टम विंडो फुकू को गॉब्लिन क्वीन के साथ ही सिलेक्शन रिचुअल का ऑफिशियल विनर डिक्लेयर करती है। जायंट क्वीन फुकू के ऊपर मंडराती है जो उसके अनएक्सपेक्टेड अफेक्शन से डर कर पीछे हटता है। वो उसे इंटेंट लेसिवियस से पीछा करना शुरू कर देती है जिससे उसे एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वो निराशा में चीखता है, आश्वस्त है कि उसकी बदकिस्मती ने उसे इस टेरेबल फेट के साथ कर्स्ड कर दिया है। जैसे ही वो दौड़ता है, लक के अभी भी डूबे हुए गॉड के पैर पास के पानी के कुंड में दिखाई देते हैं। किसी तरह बचकर फुकू खुद को गॉब्लिन क्वीन का चमकता हुआ बॉस एम्बलम पकड़े हुए पाता है।
फुकू भयावह एम्बलम को घूरता है, पूरी तरह से अनिश्चित है कि अपने इस स्ट्रेंज प्राइस का क्या करें। उसे एक स्मग टीममेट के आइटम साझा करने के बारे में दिए गए लेक्चर की याद आती है, एक्सप्लॉयटेशन की एक कड़वी मेमोरी। यह मेमोरी उसे निराश महसूस कराती है, उसे अपनी पिछली लाचारी की याद दिलाती है। शहर से गुजरते हुए वो इस भावना को नहीं छोड़ पाता कि एम्बलम सिर्फ एक और कर्स थिंग है। वो अपनी पुरानी धारणा पर विचार करता है कि लक एक फिक्स डेस्टिनी थी जो जन्म से निर्धारित थी, लेकिन जैसे ही वो उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है उसे एक नई समझ आने लगती है। गॉब्लिन क्वीन का एम्बलम अचानक एक विशाल क्रैकलिंग ब्लू एनर्जी से सर्फिंग हो उठता है। ये पावर उसे एक नए डंगौन तक ले जाती है जहां वो एक विशाल मिनोटॉर बॉस के सामने खड़ा होता है। एक नई दृढ़ता के साथ वो आखिरकार अपने सो कॉल्ड फेट की ट्रू नेचर को समझता है। उसे एहसास होता है कि उसका टेरिबल लक रियली में एक अनप्रेसिडेंटेड पावर है जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम है। फुकू शहर से गुजरता है, इस बात से आश्वस्त है कि एम्बलम एक कर्स है, इस बात से अनजान कि एक मिस्टीरियस वुमन ने उसे देखा है। उसकी आंखें उसका पीछा करती हैं, उसके चेहरे पर यह भाव है कि उसने उस पावरफुल आइटम को पहचान लिया है जो वो ले जा रहा है। उसकी पुरानी पार्टी की यादें ताज़ा हो जाती हैं जिसमें वे पैसे की मांग कर रहे थे और उसके कंट्रीब्यूशन को एक बेकार ट्रिंकेट के रूप में खारिज कर रहे थे। उसे अपनी निराशा याद आती है जब उसने एक डंजन में सब कुछ खो दिया था सिवाय एक प्रतीत होने वाली बेकार वस्तु के। उसके मसल्स वाले साथी ने गुस्से में उसे पकड़ लिया था, बेनिफिट की कमी पर आग बुला था। ब्लॉन्ड हेयर वाली साथी ने उसे विश्वासघात का आरोप लगाया था, अपनी खुद की वैल्यूएबल लूट की कंपैरिजन करते हुए। इस बीच उनका स्मग लीडर पार्टी के वैल्यूएबल हॉल का लापरवाही से मूल्यांकन कर रहा था, फुकू की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहा था। लीडर तब सिंपैथी का दिखावा करते हुए अंदर आया था जबकि उसने पुष्टि की थी कि उसने फुकू की खोज का एनालिसिस किया था। एक कॉन्डिसेंडिंग इस्माल के साथ उसने पूरी पार्टी के सामने उस आइटम को पूरी तरह से ट्रैश कहा। फुकू को याद है कि उसने रिजेक्टेड एम्बलम को पकड़ रखा था, ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे उसे बस ऐसे ही फेंक रहे थे। लीडर खुशी खुशी फुकू के हाथों से ट्रैश आइटम लेने के लिए सहमत होता है। उसका फ्रेंडली मास्क गिर जाता है, एक सिनिस्टर घूरना प्रकट होता है क्योंकि वह एम्बलम की मांग करता है। एक अचानक हरकत से फुकू चौंक जाता है क्योंकि पहले वाली मिस्टीरियस लड़की मजबूती से उसकी बांह पकड़कर लेन देन रोक देती है। वो पूरी तरह से हैरान होकर उसे देखता है, उसके अचानक इंटरफेरेंस से पूरी तरह हक्का बक्का है। वो उसे एक तेज आश्वस्त करने वाली नजर देती है और फिर अपना ध्यान अपनी पुरानी पार्टी की ओर मोड़ती है। पार्टी का लीडर सन्नाटे में आ जाता है, उसका घमंड तुरंत हवा हो जाता है। वो लड़की अयासी लीडर के झूठ को उजागर करती है, उसके दावे पर सवाल उठाती है कि आइटम का एनालिसिस किया गया था और उसका कोई मूल्य नहीं था। वो फुकू के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है जिससे क्रोधित लीडर उसकी पहचान पूछता है। वो खुद को अयासी एक क्लास एनालिस्ट के रूप में प्रेजेंट करती है और उन पर धोखाधड़ी के प्रयास का आरोप लगाती है। फुकू अवाक रह जाता है, ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा है कि एक टॉप लेवल एनालिस्ट ने उसे बचाया है। धोखाधड़ी के आरोप से भीड़ भरे कैफे में सभी का ध्यान जाता है जिससे पार्टी मुश्किल में पड़ जाती है। लीडर हताश होकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, दावा करता है कि ये सिर्फ टीम के साथियों के बीच एक दोस्ताना और वैलिड ट्रांसफर था। अयासी उसके बहाने पर कटाक्ष करती है, सवाल करती है कि क्या ऐसे एहसान एक पूरी मैंशन के लायक लेजेंडरी ऑब्जेक्ट्स पर भी लागू होते हैं। फुकू पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है, उसकी कर्स्ड आइटम का रियल वैल्यू अल्टीमेटली उसे समझ में आता है। दर्शक सदमे में हांफते हैं, ये महसूस करते हैं कि उन्होंने अभी अभी एक आदमी को एक लेजेंडरी ट्रेजर से ठगने का प्रयास देखा है। पार्टी के अन्य मेंबर भीड़ की तिरस्कारपूर्ण घूरने के बोझ तले दब जाते हैं। अयासी फैक्ट्स को सामने रखती है, ये बताते हुए कि किसी को किसी आइटम के वैल्यू के बारे में धोखा देना स्पष्ट धोखाधड़ी है। वो सीधे लीडर की ओर इशारा करती है, पब्लिकली उसके नीच कार्यों के लिए उसे शर्मिंदा करती है। माइटी टीम का साथी घबराना शुरू कर देता है, अपने अब फंसे हुए लीडर की ओर देखता है कि कैसे बाहर निकलें। फुकू इस रेवलेशन से ओवरवेल्म्ड केवल ये सोच सकता है कि क्या घटनाओं का ये अविश्वसनीय मोड़ वास्तविक है। अपमानित पार्टी लीडर रिडिक्यूल करता है और जाने के लिए मुड़ता है, उसके टीम के साथी भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो अपने कंधे पर से एक डिस्गस्टिंग घूरता है, चुपचाप वादा करता है कि अयासी को उसे पार करने का पछतावा होगा। अयासी अभी भी क्लियरली एंग्री एक बिविल्डर्ड फुकू को घटनास्थल से दूर खींचती है। फुकू घबराकर अपनी उबलती हुए सेवियर का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। वो मुड़ती है और माफी मांगती है या स्वीकार करती है कि वो अन्याय को होते हुए नहीं देख सकती थी। फुकू अचानक घबरा जाता है, ये बताता है कि वो अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है। अयासी आश्चर्य से सिहर उठती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो बार बार माफी मांगने के लिए झुकता है क्योंकि वो रिडिक्युलसली से डिस्कम्फर्ट से कोलैप्स जाती है। एक बार जब वे ठीक हो जाते हैं तो फुकू सवाल करता है कि क्या सिंबल फैक्ट में एक लेजेंडरी आइटम हो सकता है। वो कर्स्ड दिखने वाला ट्रिंकेट उठाता है, यह आश्वस्त होकर कि उसके लिए किसी भी वैल्यूएबल चीज का ऑनर होना इम्पॉसिबल है। अयासी जोशीले ढंग से उसके आत्मनिंदा के दावे का खंडन करती है। उसका भाव उग्र है, वो अपना स्टेट इशूड किया गया एक क्लास लाइसेंस प्रेजेंटेड करती है, ये साबित करती है कि उसका एनालिसिस वैलिड और रिलायबल है।
अयासी कहती है कि ये आइटम एक ट्राइब की चीफ का प्रूफ, एक एक्सट्रीमली रेयर एस क्लास ट्रेजर है। कैफे के व्यूअर अब फुकू पर टूट पड़ते हैं, ये जानने के लिए बेताब हैं कि उसने ऐसा लेजेंडरी अवार्ड कैसे प्राप्त किया। वे उसके इनक्रेडिबल लक की प्रशंसा करते हैं, एक ऐसी अवधारणा जिसे फुकू दुर्भाग्य के जीवन भर के बाद स्वीकार करने के लिए संघर्ष करता है। वो प्रतीक की ओर पीछे मुड़कर देखता है, उसका कर्स्ड पर्पल ऑरा इस विश्वास को पुष्ट करती है कि यह एक अच्छी चीज नहीं हो सकती। उसकी याद में सिंबल मिस्टीरियस तरीके से उसकी टखने से जंजीर से बंधा हुआ दिखाई देता है, एक ऑमिनस लाइट के साथ चमकता हुआ। आइटम की पावर अचानक फट जाती है, उसे हवा में ऊपर खींचती है क्योंकि नीचे की भीड़ आतंक में चिल्लाती है। कहीं और डिसग्रेस्ड पार्टी लीडर गुस्से में एक कूड़ेदान को लात मारता है, अपनी हताशा व्यक्त करता है। वो गुस्से से उबलता है, अयासी के हाथों उसे मिले पब्लिक ह्यूमिलिएशन को भूल नहीं पा रहा है। वो अपना सिर पकड़ लेता है, अपने अपमान पर एक अनकंट्रोल्ड एंगर से अफ्लिक्टेड हो जाता है। उसके 2 टीम के साथी सावधानी से उसके पास आते हैं, उसके हिंसक आउटबर्स्ट से चिंतित हैं। एक भयावह मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है क्योंकि बदला लेने का एक काला विचार जड़ पकड़ लेता है। उसका भाव दुर्भावना से भर जाता है क्योंकि वो अयासी से बदला लेने के लिए एक नीच और क्रूर योजना का प्रपोजल करता है। वो आगे सुझाव देता है कि वे अपनी योजना में दूसरों को भी शामिल करें, बेनिफिट का एक अवसर देखते हुए। लीडर उन्माद में हंसता है, अपने झिझकते टीम के साथियों को अपने डिस्टॉर्टेड लॉजिक से मनाने की कोशिश करता है। उनकी साजिश को अचानक पास के जंगल से एक तेज अप्रत्याशित आवाज से बाधित किया जाता है। पेड़ों से लाल धूल का एक विशाल बादल निकलता है जो एक पावरफुल इफेक्ट का सिग्नल देता है। भयावह मॉन्स्टर सिलुएट्स धूल के बादल के शांत होने से उभरने लगते हैं। स्नार्लिंग गॉब्लिन्स का एक झुंड उनके सामने रिवील्ड होता है, उनकी आंखें हिंसक इरादे से चमक रही हैं। पार्टी आतंक में चिल्लाती है, उनकी बदला लेने की साजिश गॉब्लिन होर्ड के सामने पूरी तरह से भूली जाती है। लीडर तुरंत घिर जाता है, उसके शरीर को दर्जनों तेज पंजे वाले हरे हाथों से पकड़ लिया जाता है। पूरी पार्टी जल्दी से ओवरवेल्म्ड हो जाती है और मॉन्स्टर के ढेर के नीचे दब जाती है। ये सवाल करती है कि गॉब्लिन्स एक डंजन के बाहर कैसे हो सकते हैं। कहीं और एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पूरे शहर में बजता है, एक मॉन्स्टर के आउटब्रेक की अनाउंसमेंट करता है और तत्काल निकासी का आदेश देता है। एक घबराया हुआ पुलिस ऑफिसर क्लियरेंस का गाइडेंस करता है, यह सोचकर कि क्या डंजन ओवरफ्लो हो गई है। उसे एक गंभीर रिपोर्ट मिलती है कि डैरिंग भी डंजन के भीतर से किडनैपिंग किए जा रहे हैं। सागेई को गॉब्लिन भीड़ द्वारा दूर ले जाया जाता है, उनकी पकड़ से हताश होकर संघर्ष कर रहा है। गॉब्लिन्स उसे शहर के माध्यम से घसीटते हैं, अपने ट्राइब की प्रॉस्पेरिटी एंश्योर करने के लिए उसका यूज करने के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बेहोश टीम के साथियों को भी दूर ले जाया जाता है, तीनों अब असहाय बंदी हैं। गॉब्लिन्स अपने प्रिजनर्स को एक अंधेरे गुफा जैसे ठिकाने में गहराई तक घसीटते हैं, उनका भयावह उद्देश्य अभी भी एक मिस्ट्री है। सागेई एक मूक चीख निकालता है, उसकी आंखें पूर्ण आतंक से चौड़ी हैं। गॉब्लिन होर्ड करीब आती है, उनके लटके हुए चेहरे उनके न्यू अवार्ड्स के लिए उनके भयावह इरादों को उजागर करते हैं। एक क्रीचर उसे आगे खींचता है, उसकी दया की याचिका पूरी तरह से अनदेखी की जाती है। उसे स्पॉन्टेनियसली एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है, नीचे की डिमोनिक होर्ड के लिए एक सैक्रिफाइस। सागेई गॉब्लिन्स के बीच गिरता है, उसका शरीर जल्दी से ग्रीन मॉन्स्टर्स के ढेर के नीचे गायब हो जाता है। वो बेकार में संघर्ष करता है क्योंकि अनगिनत हाथ उसे दबाते हैं, भागने की उसकी आखिरी उम्मीद बुझ जाती है। फुकू इस मिथोलॉजिकल सिंबल की जांच कर रहा है और अभी अभी निकली लाइट्स के अजीब से चमकने के बारे में सोच रहा है। वो और अयासी अभी भी सबका ध्यान खींच रहे हैं। भीड़ शहर भर में फैल रही केओस से बेखबर है। एक अच्छी ड्रेस वाली लड़की अचानक अंदर आती है और फुकू का नाम चिल्लाती है। फुकू पलटता है, इस अनएक्सपेक्टेड अराइवल से पूरी तरह से हैरान है। वो लड़की एक हॉर्न्स वाली लड़की निकली जो हांफते हुए नाटकीय ढंग से दरवाजों से होकर अंदर आती है। फुकू अविश्वास में घूरता है, ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसने इस अजीब लड़की को पहले कहाँ देखा है। लड़की फुकू की ओर एक कांपती उंगली से इशारा करती है और गुस्से में अपना चुराया हुआ स्किल वापस करने की मांग करती है। एक सिस्टम विंडो चमकती है जिसमें उस स्किल का नाम दिखाई देता है, माइनस सुपर पावरफुल ग्रैंड रिवर्सल। फुकू और अयासी इस अजीब आरोप से पूरी तरह से अवाक और भ्रमित रह जाते हैं। कहानी 30 साल पीछे जाती है, एक मॉडर्न गोल्ड की वेन की खोज के समय। ये गोल्ड की वेन वास्तव में एक विशाल डंजन टॉवर था जो शहर में दिखाई दिया। इस डंजन से माइनर्स ने मिस्टीरियस क्रिस्टल को तोड़कर काउंटलेस अननोन ऑब्जेक्ट्स निकले। इन मिराक्युलस ऑब्जेक्ट्स को जनता द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें गॉड्स की ब्लेसिंग्स कहा गया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि इस डंजन को कंट्रोल करने वाली यूनिट एक रियल गॉड है जो बिल्कुल हॉर्नी गर्ल जैसी दिखती है। हॉर्नी गर्ल फुकू को गुस्से में हिलाती है और तुरंत उसकी स्किल वापस करने की मांग करती है। फुकू उसके अचानक और हिंसक आरोप से पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड होकर पीछे हट जाता है। कैफे के पत्रों इस हंगामे को घूरते हैं। एक व्यूअर लड़की के बचकाने रूप पर टिप्पणी करता है। अन्य लोग उसे केवल एक कॉस्प्लेयर मानकर खारिज कर देते हैं, उसके हॉर्न्स और थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स की ओर इशारा करते हैं। अयासी जल्दी से इंटरफेरेंस करती है और गुस्से में लड़की को एक डरे हुए फुकू से दूर खींचने की कोशिश करती है।
केओटिक सीन को फनी वे से पेंटेड किया गया है, जिसमें अयासी गुस्से में लड़की को प्लेट करने के लिए संघर्ष कर रही है और फुकू पास में कांप रहा है। अयासी एक कोमल तरीका अपनाने की कोशिश करती है और शांति से लड़की से कहती है कि बच्चे के लिए अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। लड़की का गुस्सा फिर से भड़क उठता है क्योंकि वो अयासी के हाथ को दूर हटा देती है। बच्चा कहे जाने से अपमानित होकर वह गुस्से में अयासी के गाल को पोक करती है और चौंकाने वाली घोषणा करती है कि वो वास्तव में एक गॉड है। पूरा कैफे सन्नाटे में डूब जाता है। भीड़ को एहसास होता है कि वे एक ऐसे गॉड को देख रहे हैं जो अभी अभी डंजन से निकला है। अयासी पूर्ण अविश्वास में घूरता है, यह समझते हुए कि यह लड़की डंजन को मैनेजमेंट करने वाली गॉड है। लड़की एक पोज देती है और गर्व से अपना इंट्रोडक्शन अ लायर, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून और ब्लेसिंग्स देने वाली के रूप में देती है। वो तेजी से उंगली से इशारा करती है और व्यूअर को अपनी डिवाइन प्रेजेंस के लिए उचित सम्मान दिखाने की मांग करती है। एक राहगीर उसके इरादों पर सवाल उठाता है, सभी को याद दिलाता है कि वो कुछ वापस चाहती थी। आयार का बिहेवियर अचानक शर्मीला और घबराया हुआ हो जाता है क्योंकि वो दावा करती है कि फुकू ने उससे कुछ कीमती चुराया था। एक ड्रामेटिक सीन चोरी का रिप्रेजेंटेशन करता है जिससे अयासी इस गंभीर आरोप से स्तब्ध रह जाती है। फुकू दृढ़ता से चोरी से इनकार करता है, यह कहते हुए कि स्किल वास्तव में उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर थोपा गया था। वो रुकता है, उसके चेहरे पर एक समझदारी का भाव आता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो किस चीज का जिक्र कर रही होगी। फुकू भीड़ को संबोधित करता है, यह अनुमान लगाते हुए कि वो कर्स्ड स्किल डिजास्टर, जिसे ग्रैंड रिवर्सल भी कहा जाता है, का जिक्र कर रही है। आयार की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं क्योंकि वो उसके अनुमान की पुष्टि करती है और एक बार फिर उसे वापस करने की मांग करती है। अयासी स्तब्ध है, अंततः ग्रैंड रिवर्सल नाम को फुकू के कर्स्ड स्किल से जोड़ रही है। फुकू गॉड के साथ तर्क करने की कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि एक ऐसा स्किल वापस करना इम्पॉसिबल है जो वो कभी नहीं चाहता था। अधीर होते हुए आयार एक ईविल स्माइल के साथ चमकती है, सिचुएशन को अपने तरीके से सॉल्व करने का फैसला करती है। अपनी चमकती उंगलियों के एक झटके के साथ वो एक पावरफुल मैजिक डालना शुरू कर देती है। कैफे एक शानदार चमक में डूब जाता है क्योंकि आयार उन पर अपनी डिवाइन गैम्बलिंग एबिलिटी का प्रयोग करती है। फुकू डर से घूरता है, डिवाइन बीइंग के अचानक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अयासी चकाचौंध करने वाली रोशनी से ओवरवेल्म्ड है, इमेंस पावर के खिलाफ खुद को संभाल रही है। एक पल में कैफे गायब हो जाता है, उसकी जगह एक गोल्डन स्काई के नीचे एक डिवाइन ईथर फील्ड ले लेता है। अयासी कंफ्यूजन में चारों ओर देखती है, उनके अचानक स्थान परिवर्तन को समझने की कोशिश कर रही है। फुकू आलियार को ऊपर तैरते हुए देखता है, जो फिर बताती है कि वो लक एंड गैम्बलिंग को कंट्रोल करने वाली गॉड है। आयार बताती है कि उसका डिवाइन गैम्बल किसी भी चीज को दांव में बदल सकता है, स्किल से लेकर स्टैटिस्टिक्स तक। फुकू टोटल फियर में देखता है, उसकी पावर की टेरेबल लिमिट को महसूस कर रहा है। अयासी सुनती है क्योंकि गॉड मनी, सिचुएशन और यहां तक कि रिलेशनशिप्स को भी पोटेंशियल स्टेक्स के रूप में लिस्टेड करती है। एक क्रेजी स्माइल के साथ आयार एक चमकता पासा पकड़े हुए है और अनाउंसमेंट करती है कि लाइफ भी बेट पर है। वो धमकी भरे अंदाज में इशारा करती है और मांग करती है कि वो इस जबरन गैम्बलिंग के माध्यम से अपना ग्रैंड रिवर्सल स्किल वापस करे। इससे पहले कि फुकू रिस्पॉन्स कर पाता, एक मिस्टीरियस पर्पल क्यूब सीधे उसके माथे में समाने लगता है। वो दर्द में चिल्लाता है क्योंकि डिवाइन थिंग उसके एग्जिस्टेंस में जबरन विलीन हो जाती है। सीन अचानक एक टाइम स्किप में कट जाता है जो 2 घंटे आगे बढ़ जाता है। फुकू और अयासी खुद को एक अलौकिक किनारे पर पाते हैं जिसमें पानी में एक छोटी सी आलियार तैर रही है और एक देखो मत का संकेत पकड़े हुए है। अब बिना कपड़ों वाली गॉड हास्यास्पद ढंग से चिल्लाती है और जानना चाहती है कि वे उसे क्यों अनदेखा कर रहे हैं। फुकू और अयासी अजीब तरह से हारी हुई गॉड को कॉन्सोलेशन देने की कोशिश करते हैं जिसने 100 लगातार हार झेली हैं। आयार निराशा में गिर जाती है, डिवाइन गेम में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी है। एक घबराया हुआ फुकू उसे अभी अभी जीते हुए डंजन मैनेजमेंट राइट्स वापस करने की पेशकश करता है। गॉड गुस्से में उसकी दया को अस्वीकार कर देती है और गैम्बलर के हताश तर्क के साथ एक और दौर की मांग करती है। अयासी इस सीन को देखती है और फुकू की एक सिंपल डाइस गेम में भारी जीत को हाईली सस्पिशियस पाती है। उसे शुरू में संदेह होता है कि उसका ग्रैंड रिवर्सल स्किल इस इम्पॉसिबल फेट का रीजन है। हालांकि वह जल्दी से ये निष्कर्ष निकालती है कि ये सही नहीं हो सकता है क्योंकि लक के गॉड को इसे वापस पाने के लिए गैम्बलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एक न्यू प्रिंसिपल्स के साथ अयासी फुकू से पूछती है कि क्या वो उसके स्टैटिस्टिक्स की जांच कर सकती है। एक हैरान फुकू सहमत हो जाता है, अभी भी पिछले 2 घंटों की सुपरनैचुरल इवेंट्स को प्रोसेस्ड कर रहा है। अयासी उसका हाथ पकड़ती है और रियलिटी के लिए अपनी स्टेटस विंडो की जांच करने की तैयारी करती है। आई अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल्स को एक्टिव करती है, उन दोनों को डिजिटल जानकारी के तूफान में डुबो देती है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करती है, अपनी पावर को फुकू की सिचुएशन के हर विवरण का एनालिसिस करने के लिए कंसंट्रेटेड करती है। फुकू हालांकि एक्सपीरियंस से पूरी तरह से हैरान है, खुद डेटा देखने में असमर्थ है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अयासी उत्सुकता से अपने स्कैन के परिणामों को पढ़ने की तैयारी करती है। उसका आत्मविश्वास तुरंत टूट जाता है
क्योंकि उसकी आंखें जो देखती हैं उससे पूर्ण अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। वो अपनी स्टेटस विंडो को देखती है, डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड है। एक चिंतित फुकू पूछता है कि क्या गलत है, लेकिन अयासी घबराई हुई होकर एक स्पेसिफिक डिटेल्स की ओर इशारा करती है, उसके लक का स्टेटस। वो कंफ्यूजन में नीचे देखता है, अपने लाइफ लॉन्ग अनबिलीवेबली अनफॉर्चुनेट होने की प्रेस्टीज को याद करता है। वो तुरंत माफी मांगना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि उसका लक इतना बुरा है कि ये उसके आसपास के सभी लोगों पर एक अभिशाप है। लेकिन अयासी घबराई हुई होकर उसे ठीक करती है और बताती है कि उसके लक का स्टेटस कम नहीं है, ये एस्ट्रोनॉमिकली इम्पॉसिबली हाई है। फुकू इस विचार पर उपहास करता है, ये कहते हुए कि उसका पूरी लाइफ दुर्भाग्य की एक सीरीज रही है। एक पेनफुल मेमोरी सामने आती है जिसमें उसे बचपन में बहिष्कृत किया गया था, एक डिजास्टर के लिए दोषी ठहराया गया था जिससे वो अकेला बच गया था। उसे एक और घटना याद आती है, एक बिल्डिंग के मलबे को घूरते हुए जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसकी एकमात्र राहत यह थी कि विनाश उसके अपने घर से बाल बाल बचा था। एक फ्लैशबैक में फुकू को गुंडों के एक ग्रुप के साथ एक बार में दिखाया गया है जिसका लीडर सी है। सी और उसके गुंडे फुकू से पैसे मांगते हैं जिससे फुकू असहज हो जाता है। वर्तमान में फुकू अपने पास्ट के बोझ से दबकर खामोश हो जाता है। वो अचानक एक अजीब सी मुस्कान देता है, यह सोचकर कि उसकी ये नई किस्मत एक और बड़ी आपदा का संकेत है। अयासी ध्यान से उसकी बात सुनती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है क्योंकि वो उसके निराशावादी विचारों को समझ रही होती है। फुकू अपने दुर्भाग्य के इतिहास को मजेदार तरीके से याद करता है जिसमें एवरेज बड़ा एक्सीडेंट्स होता था। यहाँ तक कि गॉड ऑफ लक अल्हायर भी ये जानकर हॉरिफाइड हो जाता है कि किसी के पास इतना भयानक कम लक कैसे हो सकता है। अल्हायर को आखिरकार समझ आता है कि ग्रैंड रिवर्सल एक ऐसा स्किल है जो किसी भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू को पूरी तरह से उलट देता है। फुकू को यह सुनकर थोड़ा अपमान महसूस होता है कि उसकी किस्मत को सबसे लोअर लेवल तक ट्रेंड किया गया था। अयासी पुष्टि करती है कि उसके टेरेबल लक को उलट दिया गया था जिससे उसकी करंट गॉड लेवल स्टेटस बन गई, जिससे अल्हायर इन्फ्यूरिएटेड हो जाता है। डिफीटेड गॉड डेस्परेट होकर अपने कपड़े वापस मांगती है जबकि फुकू उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है। एक छोटी सी खुशमिजाज अल्हायर अपने डिवाइन क्लोथ्स की वापसी का जश्न मनाती हुई उड़ जाती है। अब पूरी तरह से तैयार अल्हायर का डिमीनर एक गंभीर और पावरफुल क्रीचर में बदल जाता है। वो अनाउंसमेंट करती है कि अपने नेचुरली कर्स्ड एग्जिस्टेंस को देखते हुए फुकू का जीवित रहना एक चमत्कार है। अल्हायर बताती है कि उसके जैसे टेरेबल लक के साथ एक ऑर्डिनरी पर्सन बहुत पहले ही मर गया होता। फुकू सोचता है कि क्या लगातार दुर्भाग्य से उसका जीवित रहना पैराडॉक्सिकली एक टाइप का लक था। गॉड ऑफ लक ड्रामेटिक पोज बनाती है, दृश्य को वास्तविकता में वापस लाने की तैयारी करती है। एक टूटते हुए प्रभाव के साथ असली शोरलाइन फेमिलियर डंजन के इंटीरियर में बदल जाती है। मेन हॉल में वापस अयासी अल्हायर के ग्रैंड रिवर्सल स्किल के बारे में बात करना शुरू करती है। वो घोषणा करती है कि इस पावरफुल स्किल की ओनरशिप अब एक बहुत ही चौंके हुए फुकू के पास है। अचानक पास का एक दरवाजा वायलेंटली खुलता है जिससे एक चोटिल व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। एक अस्त व्यस्त आदमी हॉल में ग्रुप की ओर लड़खड़ाता हुआ आता है जो क्लियरली काफी डिस्ट्रेस्ड है। उसका चेहरा प्योर एंगर से भरा हुआ है क्योंकि वो उनकी ओर घूरता है और अपनी कंडीशन के लिए बदला लेने की कसम खाता है। फुकू सदमे में घूरता है, इनरेज्ड आदमी को अपने पास्ट के क्रिमिनल लीडर सीन के रूप में पहचानता है। फ्यूरियसली फुकू पर एक क्लैन चीफ एम्बलम का यूज करके उसे इस डिस्टॉर्टेड स्टेट में लाने का आरोप लगाता है। फुकू उस क्षण को याद करता है जब सिंबल एक्टिव हुआ था और आखिरकार सी के आरोप से संबंध जोड़ता है। क्रिमिनल लीडर एक घातक ब्लेड खींचता है, ये कहते हुए कि दुर्भाग्य के गॉड को इसके उपयोग से सम्मानित होना चाहिए था। सिरेज करता है कि फुकू का एकमात्र उद्देश्य एक पावर सोर्स होना था और अब वो अपने डिफायंस की कीमत चुका रहा है। वो अपनी नाइफ थ्रोइंग स्किल को एक्टिव करता है, फुकू पर एक डेडली प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने की तैयारी करता है। जैसे ही चाकू उनकी ओर आता है, अयासी एक अनप्रिपेयर्ड फुकू को चेतावनी देती है। फुकू पैनिक करता है लेकिन अयासी सरप्राइजिंगली काम रहती है। यह महसूस करती है कि उनके प्रति दुर्भावना निर्देशित करना मूर्खतापूर्ण है। पूरी अवहेलना के साथ वो पूरे हमले को एक स्ट्यूपिड पॉइंटलेस जेस्चर मानती है। डार्क एनर्जी से चमकता हुआ ब्लेड करीब आता है जैसे सी उनकी मौत के लिए चिल्लाता है। एक स्प्लिट सेकंड रिएक्शन में फुकू अयासी को चाकू के सीधे रास्ते से बाहर धकेलता है। चाकू अपने टारगेट से चूक जाता है, इसके बजाय एक विशाल चैंडलियर की चेन को काटने के लिए रिकोचेट करता है। जैसे ही ब्लेड फर्श में जा धंसता है, भारी फिक्सचर सीधे सीन के ऊपर उतरना शुरू कर देता है। क्रिमिनल लीडर बिविल्डर्ड टेरर में ऊपर देखता है, अपने आने वाले डूम से फ्रोजन हो जाता है। एक बहरा करने वाले क्रैश के साथ विशाल चैंडलियर नीचे गिरता है और हमलावर को पूरी तरह से इंगल्फ कर लेता है। फुकू, अयासी और अल्हायर इम्पॉसिबली कन्वीनियंट एक्सीडेंट से हैरान होकर देख रहे होते हैं। हॉल में अन्य एडवेंचरर्स अचानक हुई तबाही से सदमे और कंफ्यूजन में चिल्लाते हैं। गॉड ऑफ लक फुकू को हमले के परिणाम पर ध्यान देने के लिए शांत भाव से निर्देश देती है। फुकू का चेहरा हॉरिफाइड रियलाइजेशन में मुड़ जाता है क्योंकि वो आखिरकार समझना शुरू कर देता है। अल्हायर बताती है कि क्योटिक सीन उसकी न्यूली रिसीव्ड लक पावर का एक आइडियल परफॉर्मेंस है।
वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताती है। बदकिस्मती दुर्भाग्य को आकर्षित करती है जबकि किसी भी अच्छी चीज को एक्टिवली रिपेल करती है। अल्हायर बताती है कि गुड लक कैसे काम करता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्टेड करता है जबकि किसी भी नकारात्मक चीज को एक्टिवली रिपेल करता है। वह स्पष्ट करती है कि ऐसे ओवरवेलमिंग लक पर निर्देशित कोई भी हेट्रेड तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और एक तरफ कर दिया जाता है। वह रिजेक्टेड मैलिस जो अब एमलेस है इनेविटेबली अपने ओरिजिनल सेंडर के पास लौट आता है। गॉड ऑफ लक अपना लेसन कंप्लीट करती है लेकिन इस बात से अनॉयड हो जाती है कि उसके शब्दों को अनदेखा किया जा रहा है। सुनने के बजाय फुकू पूरी तरह से जोन्ड आउट है, ब्लू बर्ड्स के झुंड के बारे में सोच रहा है। अल्हायर स्मर्क करती है, उसे एक डिरेंज लक मॉन्स्टर बताती है जो गलती से तेल या दबे हुए गोल्ड की खोज कर सकता है। फुकू उस क्षण को याद करता है जब उसने साइन को एक्टिव किया था। उसके चेहरे पर एक नई समझ उभरती है। अयासी उसकी स्टेट स्क्रीन की जांच करती है, अपनी आशंका की पुष्टि करती है कि ये सब ग्रैंड रिवर्सल स्किल का इफेक्ट है। अल्हायर ग्रजिंगली इसकी पुष्टि करती है, फ्यूरियसली फुकू को उस पावरफुल स्किल्स का अच्छी तरह से ध्यान रखने की याद दिलाती है जो अब उसके पास है। फुकू चुपचाप अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखता है, अपनी उंगलियों पर मौजूद इमेंस पावर पर विचार करता है। फुकू स्वीकार करता है कि वो अभी भी अपनी न्यू रियलिटी को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि अल्हायर इम्पेशेंट होकर दूर मुड़ जाती है। इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर वह घटनाओं के इस अविश्वसनीय मोड़ के लिए थैंकफुलनेस के आंसू बहाता है। एक छोटा ब्लू बर्ड, गुड फॉर्च्यून का सिंबल, सीधे लक के सरप्राइज्ड गॉड के सिर पर उतरता है। एक फ्लस्टर्ड अल्हायर अपनी कंपोजर वापस पाने की कोशिश करती है, अपने गिफ्ट को एक डिवाइन ब्लेसिंग घोषित करती है जिसे चेरिश चाहिए। इस बीच अयासी घबराहट में एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को एक्टिव करती है जो एक इंटेंस ब्लू लाइट से चमकने लगता है। वो गिल्ड से एक कॉल का जवाब देती है। जब वे एक ऐसी अल्हायर के लिए पूछते हैं जो वहीं खड़ी है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। गॉड ऑफ लक एक जोरदार हंसी में इरप्ट करती है। उसने जो केओस बनाया है उसका पूरी तरह से आनंद ले रही है। वो ड्रामेटिकली फुकू के ऊपर पोजेस करती है, उसे अपना सबसे नया और सबसे प्यारा फॉलोअर घोषित करती है। जैसे ही अल्हायर उसे अपने कल्ट में भर्ती करने की कोशिश करती है, अयासी उसे पीछे से मेनेसिंग लुक के साथ पकड़ लेती है। अयासी का डार्क ऑरा फ्लेयर करती है क्योंकि वो स्ट्रगलिंग गॉड को बताती है कि गिल्ड ने उसकी कई गैम्बलिंग कंप्लेंट्स के बारे में एक नोटिस भेजा है। अयासी द्वारा दृढ़ता से पकड़ी गई अल्हायर गिल्ड के आरोपों के बारे में इनोसेंस खेलने की कोशिश करती है। अयासी स्ट्रगलिंग गॉड को फर्श पर घसीटती है, उस पर अन्य एडवेंचरर्स पर एक डिजास्ट्रस स्किल को मजबूर करने का आरोप लगाती है। वो खुलासा करती है कि अल्हायर ने एडवेंचरर्स के स्किल को हॉस्टेज बना लिया था, उन्हें वापस पाने के लिए अपने कल्ट में शामिल होने की मांग कर रही थी। अयासी फ्यूरियसली गॉड को हिलाती है, ये जानकर हैरान है कि वो इस तरह के कोवर्सिव रिक्रूटमेंट को ब्लेसिंग कहेंगी। अल्हायर कमजोर रूप से अपने कार्यों को इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देने के रूप में डिफेंड करती है, लेकिन अयासी तुरंत इसे एक ब्लेटेंट थ्रेट के रूप में पहचानती है। अब जमीन पर सल्किंग करते हुए डिसग्रेस्ड गॉड बुदबुदाती है कि उसकी डेस्परेट मेथड्स के पीछे एक डीप लॉजिक है। वो दावा करती है कि उसके पास अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हैं जिससे फुकू चिंतित हो जाता है और अयासी हाईली स्केप्टिकल हो जाती है। सिन एक एक्सप्लेनेशन में बदल जाता है जिससे पता चलता है कि एक गॉड की रैंक सीधे उनके फॉलोअर्स के नंबर से जुड़ा होता है। एक प्रोफेसर के रूप में कपड़े पहने अल्हायर एक चार्ट का यूज करके अपनी निम्न लगभग गॉड्स की सिचुएशन दिखाती है, ये समझाते हुए कि फॉलोअर्स खोने का मतलब अपनी डिविनिटी खोना है। फुकू जोन आउट होकर गॉड को एक डॉक्टर के रूप में पेंट करता है और अपना पूरा लेक्चर मिस कर देता है जब तक कि वो उसे बाहर नहीं निकाल देती। अल्हायर निराशा में एक रूमाल चबाती है और वो अपनी डिवाइन रैंक 72 बताती है, सबसे नीचे से दूसरी सामने आती है। जब अयासी डिविनिटी खोने के परिणामों के बारे में पूछती है तो गॉड पूरी तरह से अपना संयम खो देती है। घबराई हुई गॉड स्वीकार करती है कि परिणाम इतने भयानक हैं कि वो उन्हें जुबान पर भी नहीं ला सकती। जारी रखने में असमर्थ निराश गॉड मुड़कर चली जाती है। फुकू और अयासी को उसके लक पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। फुकू को अचानक हॉरेबल इम्प्लीकेशन का एहसास होता है, ये सोचकर कि डिविनिटी खोने का मतलब ये होगा कि वो बस गायब हो जाएगी। इस विचार से घबराकर फुकू और अयासी दोनों गॉड को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि वो अचानक गिर जाती है। फुकू बेसब्री से गॉड को पकड़े रहता है, उससे गायब न होने की विनती करता है और सभी को उसकी सिचुएशन समझाने में मदद करने का वादा करता है। जैसे ही फुकू अपनी हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट जारी रखता है, अल्हायर अमेजिंगली सेइंग और नॉटी स्माइल के साथ ऊपर देखती है। वो इंटरनली लेमेंटेशन करती है कि उनकी सिंपैथी ने उसके ड्रामेटिक मोमेंट को बर्बाद कर दिया है, जिससे उसे अपनी भर्ती फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक्साइटेड फुकू और अयासी गॉड की रेप्यूटेशन रिस्टोर करने के लिए अपनी खुद की स्ट्रेंथ और कनेक्शन का यूज करने का रेजोल्यूशन लेते हैं। न्यूली फॉर्म टीम एक रास्ते पर चलना शुरू करती है जबकि ब्लू बर्ड लक के सिंबल्स उन्हें देखते हैं। वे अपने टारगेट पर पहुंचते हैं, एक विशाल और भयानक डंजन का एंट्रेंस गेट जो उन पर छाया डालता है। अयासी एक्साइटमेंट से बताता है कि उनका टारगेट ए रैंक ग्रेट आयरन लेबिरिंथ है, एक क्रूर डंजन जिसे कभी साफ नहीं किया गया है। वो 30% जीवित रहने की दर और सी रैंक एस्कॉर्ट की आवश्यकता के रूल से भयभीत है, जो उसके खुद के एफ रैंक का एक स्टार्क रिमाइंडर है। अपनी चिंता को दूर करते हुए अयासी आत्मविश्वास से एक ओके सिग्नल देता है और अनाउंसमेंट करता है कि उसके पास बी रैंक लाइसेंस है।
एक हाई लेवल डंजन में एंटर करने की रियलिटी फुकू को स्पष्ट रूप से चिंतित कर देती है। उसे एहसास होता है कि अपने दोस्तों के बिना उसे शुरू करने के लिए भी छायादार भर्ती करने वालों और लालची मर्सनरीज पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी गहरी उदासी टूट जाती है क्योंकि कोई उसका नाम पुकार कर उसे रियलिटी में वापस खींच लेता है। एक ब्राइट स्माइल के साथ अयासी उसे अपना हाथ बढ़ाती है, जबकि एक भ्रमित अल्हायर उसकी झिझक पर सवाल उठाता है। उसकी प्रोत्साहन से स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर फुकू शर्माते हुए और आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी के साथ ऊपर देखता है। नए संकल्प से भरकर फुकू उसका हाथ पकड़ता है और डंजन की सीढ़ियों पर उसके पीछे चलता है। उन्हें अनजाने में दो संदिग्ध व्यक्ति एक छिपे हुए स्थान से उनकी हर हरकत को देख रहे हैं। एक आदमी ग्रुप पर कड़ी नजर रखता है क्योंकि वे गहराई में जाते हैं, उनकी परछाई उसकी चश्मे में दिखती है। फुकू डंजन के पैमाने से ओवरवेल्म्ड है, ये डाउट कर रहा है कि क्या इस इनविजिबल लेबिरिंथ को कभी हराया जा सकता है। गॉड ऑफ लक उसकी झिझक पर रिडिक्यूल करती है, डंजन की उसकी बुनियादी समझ पर सवाल उठाती है। वो बताती है कि डंजन डिवाइन टेस्ट हैं जिनका पर्पस ह्यूमैनिटी में विश्वास बहाल करना है, पावरफुल ब्लेसिंग्स के साथ। अयासी इस सिद्धांत की पुष्टि करता है, जापान में हाई डंजन की संख्या को एक परत के रूप में समझाता है और फिर अल्हायर को अविश्वासी भीड़ के बारे में परेशान करता है। एक मैजिकल लालटेन पकड़े हुए अयासी उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वे अब एक अननोन एरिया में हैं जो एक्टिव ट्रैप से भरा है। फिर वो फुकू पर मुस्कुराती है, ये महसूस करते हुए कि उसकी अविश्वसनीय किस्मत उन्हें किसी भी छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रखेगी। अल्हायर हालांकि टेंटिकल्स की पेटियां खोलने के बारे में कड़ी चेतावनी देती है, ये सिग्नल देते हुए कि कुछ चीजों के लिए केवल किस्मत से ज्यादा की आवश्यकता होती है। फुकू की एक अचानक डरावनी चीख डंजन की चुप्पी को तोड़ देती है। अल्हायर की दुर्दशा पर रिस्पॉन्स देते हुए वो और अयासी तुरंत उस हलचल की ओर भागते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट छाई हुई है, वे गॉड को स्लाइमी टेंटिकल से फंसे हुए पाते हैं। मदद के लिए रोते हुए एक टेंटिकल्स की पेटी के पास मूर्खतापूर्ण तरीके से जाने के बाद पेटी अपनी असली पहचान बताती है, -1 डेंजर लेवल, एक मिमिक, एक मॉन्स्टर जो साहसी लोगों को निगलने के लिए बदनाम है। अयासी एक भयभीत फुकू को तुरंत समझाती है कि क्रिचर के डाइजेस्टिव जूस कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। वो अपने लालटेन के चारों ओर लिपटे एक टेंटिकल को पकड़ती है, वापस लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पाती है। मिमिक अचानक अयासी को अपने पैरों से खींच लेता है, उसे हवा में हेल्पलेसली खींचता है, जबकि फुकू सदमे में देखता है अब वो भी मॉन्स्टर की स्लाइमी पकड़ में फंस गई है, अपने कसने वाले अंगों के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अब अपने दोनों साथियों के पकड़े जाने के बाद अल्हायर फुकू को बेताबी से पुकारती है, उनकी आखिरी उम्मीद बचाने के लिए। मॉन्स्टर एक टेंटिकल को हेल्पलेस गॉड के मुंह में जबरदस्ती डालना शुरू कर देता है, अपने घातक इरादों को स्पष्ट करता है। अपने डर पर काबू पाते हुए फुकू अपनी तलवार निकालता है जो एक मिस्टीरियस पर्पल एनर्जी से क्रैकल करता है। वो एक हताश चीख के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को टेंटिकल के व्रिथिंग मास पर नीचे लाता है। उसका हमला जुड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर को काटने के बजाय वो पूरे मिमिक को कमरे में उड़ा देता है। भारी पेटी अविश्वसनीय बल के साथ जमीन पर गिरती है, जिससे क्रिचर स्टैंड हो जाता है। मिमिक का रूप एगोनी में डिस्टॉर्टेड हो जाता है, उसके टेंटिकल वाइल्डली थ्रैश करते हैं इससे पहले कि वो हार जाता है। उसके अपेंडेजेस हवा में घुल जाते हैं, केवल एक हल्की मैजिक रेलिक छोड़कर। फुकू जल्दी से अपने फ्री कंपेनियंस के पास दौड़ता है, ये देखने के लिए जांच करता है कि क्या वे अनहार्म्ड हैं। एक शर्माती हुए अयासी उसे बचाने के लिए धन्यवाद करती है, जबकि अल्हायर राहत से ओवरवेल्म्ड होकर फर्श पर लेटी रहती है। देरी से सदमा फुकू को लगता है, जो डर से पीछे हट जाता है क्योंकि गॉड आराम के लिए उससे चिपक जाती है। वो अचानक रुक जाता है, अपने हाथों को एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखता है, कुछ अलग महसूस कर रहा है। वो डिफीटेड मिमिक के सीने में झांकता है, भीतर से एक स्ट्रेंज फ्लैशेस नोटिसिंग करता है। एक क्लोजअप एक एम्बेलिश्ड गोल्डन की को प्रकट करता है, मॉन्स्टर का लास्ट ड्रॉप। फुकू मिस्टीरियस की उठाता है, इसे एक जिज्ञासु अल्हायर को दिखाता है। पहले के शैडोई फिगर्स अपने दल के साथ निकलते हैं, ये पुष्टि करते हुए कि उनके संदेह सही थे। उनकी अचानक उपस्थिति से स्टार्टल्ड होकर फुकू घूमता है और पूछता है कि वे कौन है। लीडर अयासी को पकड़ लेता है, उसे बंधक बना लेता है और मांग करता है कि वे लूट सौंप दें। भयभीत अयासी अपने किडनैपर के खिलाफ स्ट्रगल करती है, फुकू को मदद के लिए बेताबी से पुकारती है। फुकू का गुस्सा एक क्रैकलिंग ब्लू एनर्जी के फॉर्म में रिवील्ड होता है, जो उसकी मुट्ठी के चारों ओर सर्जिंग होती है। वो अविश्वास में अपने हाथ को देखता है, ये सवाल करता है कि क्या ये उसकी किस्मत की ट्रू पावर है। ये महसूस करते हुए कि इस पावर का क्या मतलब है, वो इंटेंस एनर्जी को सेंट्रल करता है, वापस लड़ने के लिए तैयार। वो झिझकता है, ये महसूस करते हुए कि उसकी रॉ पावर अयासी को नुकसान पहुंचा सकती है यदि वो सावधान न हो। उसके दिमाग में एक गंभीर दृष्टि चमकती है, जिसमें एक लापरवाह हमले के गंभीर परिणाम दिखाई देते हैं। उसकी एनर्जी रप्ट्स होती है, फर्श को तोड़ देती है और बदमाशों के पूरे ग्रुप को एक नवगठित खड्ड में गिरा देती है। फुकू डर से चिल्लाता है, ये महसूस करते हुए कि उसके हमले ने अयासी को भी उनके साथ नीचे गिरा दिया है। वो आगे बढ़ता है, आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ने में कामयाब होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह उसे वापस सेफ खींचने की बेताबी से कोशिश करता है। वह जाने से इनकार करता है, उसकी पकड़ कस जाती है क्योंकि वह जान बचाने के लिए पकड़ता है।
एक भयभीत अयासी अपने सेवियर को ऊपर देखती है, उसकी उम्मीद पूरी तरह से उस पर टिकी हुई है। अल्हायर डर से देखती है, ये महसूस करते हुए कि उनका कंबाइंड वेट अब फुकू को भी नीचे खींच रहा है। गॉड तुरंत आगे खिसक जाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि वे दोनों गिर जाएं। गॉड के इंटरवेंशन के बावजूद उनका कंबाइंड वेट काफी अधिक साबित होता है, उन सभी को खड्ड में खींच लेता है। तीनों नीचे अंधेरे में गिर जाते हैं, उनकी हताश चीखें न्यूली फॉर्म्ड अबिस में गूंजती हैं। अयासी सबसे पहले होश में आती है, चक्कर खाकर और अपने लंबे गिरने के मलबे से घिरी हुई। वो फ्रैंटिकली अपने साथियों को खोजती है। उसकी राहत तब दिखाई देती है जब वो दूर से अल्हायर को देखती है। फुकू की उसकी खोज अचानक समाप्त हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो सीधे उसके ऊपर गिरी है। एक गहरा शर्म उसके चेहरे पर फैल जाता है क्योंकि वो अपनी अनबिलीवेबली वियर्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन को प्रोसेस करती है। अल्हायर, हमेशा प्रैग्मेटिस्ट, खुद को धूल झाड़ती है और तुरंत अपनी गंभीर सिचुएशन का असेसमेंट करना शुरू कर देती है। वो चोटों की जांच करती है, हालांकि फुकू एक्चुअल इफेक्ट से अधिक शर्मिंदगी से ओवरवेल्म्ड लगता है। गॉड इम्पॉसिबली ऊंची दीवारों को ऊपर देखती है, ये पुष्टि करती है कि उनका भागने का रास्ता पूरी तरह से चला गया है। एक न्यू चिलिंग थॉट्स उन्हें आता है क्योंकि वे उन बदमाशों के लक के बारे में सोचते हैं जो उनके साथ गिरे थे। अयासी बताती है कि उसने पहले से ही मलबे में बिखरे हुए बेहोश ठगों को ठीक कर दिया है। फुकू साथ ही साहसी लोगों द्वारा हमला किए जाने पर विलाप करता है, यह किसी भी मॉन्स्टर से भी बदतर विश्वासघात है। उसके साथी मजाक में पूछते हैं कि क्या ट्रेजर इस सब परेशानी के लायक था। वो गोल्डन की प्रेजेंटेड करता है जिसे अल्हायर एक ग्रांड प्राइज के रूप में खारिज कर देती है। हालांकि अयासी चाबी को एक ऐसे कमरे को खोलने की कल्पना करती है जो वेल्थ से भरा हुआ है। अपनी थकान मिटाते हुए अयासी घोषणा करता है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा और ये पता लगाना होगा कि चाबी क्या खोलती है। अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी गॉडेस क्यूरियोसिटी से खजाना खोजने पर पूरी तरह फोकस करती हुई आगे दौड़ती है। अयासी उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है। गॉड्स के लापरवाह और अपरिवर्तनीय लालच से एग्जास्परेटेड हो जाता है। सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए अल्हायर बिना किसी खतरे की परवाह किए एक अंधेरे गलियारे में दौड़ती है। उसकी जल्दबाजी मूर्खतापूर्ण साबित होती है क्योंकि फर्श से एक केज नेट निकलता है और लापरवाह गॉडेस को फंसा लेता है। अयासी और फुकू फंसे हुए गॉड्स की ओर दौड़ते हैं। उनकी चिंता जल्दी ही सदमे में बदल जाती है। एक भयावह भनभनाहट की आवाज उन्हें अपनी जगह पर रोक देती है क्योंकि अंधेरे से एक ब्लैक अपीयरेंस उभरती है। शोर का स्रोत खुद को मॉन्स्ट्रस इंसेक्ट्स का एक भयानक झुंड बताता है। गलियारा विशाल चमकते हुए इंसेक्ट्स की एक भीड़ से भर जाता है जो सीधे उनकी ओर चार्ज करते हैं। फुकू और अयासी ग्रोटेस्क सीन से प्योर फियर से जम जाते हैं। इससे बाहर निकलते हुए इसी अपने दोनों साथियों को पकड़ लेती है और उन्हें सेफ प्लेस पर खींचने का प्रयास करती है। जैसे ही झुंड करीब आता है, एक घबराई हुई अयासी हताशा में फुकू के सिर पर कसकर पकड़ लेती है। तीनों गलियारे में वे बेताबी से भागने लगते हैं। मॉन्स्ट्रस इंसेक्ट्स उनके पीछे लगे हुए हैं। वर्तमान में वापस फुकू अपनी संकीर्ण भागने की कहानी एंड करता है। अब अल्हायर उसके कंधों पर बैठी है। अल्हायर एक गुड लक चार्म की तरह फुकू से चिपकी रहती है, जबकि अयासी घबराहट में सहमत होती है कि ये उनकी एकमात्र उम्मीद है। अभी भी गॉड्स को ले जाते हुए फुकू इस पल का फायदा उठाते हुए पूछता है कि डंजन इतनी खतरनाक क्यों है। अयासी उसके क्वेश्चन से हैप्पी लगती है। उसकी उस पर निर्भरता काफी सेटिस्फाइंग लगती है। उसका एरोगेंस फूल जाता है क्योंकि वह अपनी वर्ल्ड की नेचर पर एक डिवाइन इंटरप्रिटेशन देने की तैयारी करती है। कूदकर नीचे उतरते हुए वो उत्सुकता से अपने साथियों को इकट्ठा करती है, अपनी डिवाइन नॉलेज साझा करने के लिए उत्सुक है। वो बताती है कि डंजन केवल ट्रायल्स एंड ब्लेसिंग्स की एक सिस्टम है, जिससे अयासी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। अल्हायर अपनी स्टोरी एंशिएंट ह्यूमंस की एक डेजोलेट अनफॉरगिविंग लैंड में कड़ी मेहनत करते हुए एक विजन से स्टार्ट करती है। जो लोग स्ट्रगल के माध्यम से परसिवीर हुए, उन्हें डिवाइन ब्लेसिंग से रिवॉर्डेड किया गया। उनका विश्वास मजबूत हुआ। वो एक भूले हुए एरा का डिस्क्रिप्शन करती है जहां गॉड्स एंड मॉर्टल्स फियर एंड रेवरेंस के एक नाजुक संतुलन में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमैनिटी का विश्वास फीका पड़ा, गॉड्स ने अपने विश्वास को फिर से जगाने के लिए डंजन का निर्माण किया। फुकू और अयासी अवाक रह जाते हैं, अंततः अपने रोमांच के ट्रू पर्पस को समझते हैं। अल्हायर ट्रेजेडी की किसी भी भावना को खारिज कर देती है। उसके चेहरे पर एक स्लाई स्माइल है। वो स्वीकार करती है कि उसका सबसे गहरा डर सिर्फ मानवता द्वारा भुला दिया जाना था। उसकी ऑनेस्ट कन्फेशन फुकू को छू जाती है, जो उसे डीप सिंपैथी से देखता है। मूड को हल्का करते हुए वो चंचलता से अपने साथियों को ट्रेजर्स की खोज पर फोकस करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी सिचुएशन की रियलिटी उनके अंदर समा जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि डंजन गहरी और अधिक मेनेसिंग हो रही है। फुकू घबराहट में हंसता है, मजाक में कहता है कि ईरी एटमॉस्फेयर उसे एक हॉन्टेड हाउस की याद दिलाता है। एक अचानक स्पूकी इवेंट ग्रुप के माध्यम से डर का एक झटका भेजती है जो फुकू से चिपके रहते हैं। हाई विजिलेंस पर वे सावधानी से अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं। अजीब घटना से अनर्गल होकर अयासी चंचलता से फुकू का मजाक उड़ाती है, ये बताते हुए कि वो मलबे के एक साधारण ढेर से डर गया था। एक येलो फेस्ड अल्हायर गोस्ट्स की संभावना से इनकार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अपना आतंक हिलेरियसली स्पष्ट है। एक घोंसली आवाज गलियारे में गूंजती है, मोक्ष के लिए भीख मांगती है क्योंकि स्पेक्ट्रल हाथ दीवारों पर रेंगते हैं।
अलहायर का आतंक बढ़ जाता है और वो एक घबराई हुई उन्माद में लगभग फुकू का गला घोंट देती है। अयासी उन्हें इससे बाहर निकालती है, ये बताते हुए कि वॉइस ह्यूमंस की है और एक और फंसे हुए करेजियस पर्सन की हो सकती है। उनका ध्यान एक चमकते हुए बर्ड केज की ओर आकर्षित होता है जो ऊपर से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अंदर उन्हें वही ठग मिलते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, अब अपने जीवन के लिए भीख मांग रहे थे। तीनों अनगिनत लटकते पिंजरों से भरे एक ह्यूज रूम को आश्चर्य से देखते हैं। अयासी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन ठग बताता है कि उन्हें जाल से नहीं बल्कि डंजन के गॉड द्वारा कैद किया गया था। फुकू इस खबर से सदमे में है, जबकि एक स्मगलियर एक साथी गॉड्स के हाथ के काम से बेपरवाह दिखता है। ठग बताता है कि उसका साथी चाबी लेने गया था। अपनी बाह पर एक परिचित लगने वाला टैटू दिखाता है। फुकू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब उसे याद आता है कि उसने वही टैटू उन ठगों पर देखा था जिन्हें उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। फुकू ये सब एक साथ जोड़ता है। जिन ठगों से उन्होंने लड़ाई की थी वे केवल अपने पकड़े गए साथियों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वो तुरंत उनकी हालत के बारे में पूछता है, लेकिन पिंजरे में बंद एडवेंचरस केवल यह सुझाव दे सकता है कि वे पता लगाने के लिए एक साथ भाग जाएं। अचानक ऊपर से एक वॉइस अनाउंसमेंट करती है कि उनका भागना एक समस्या होगी। जैसे ही पिंजरे को ऊपर उठाया जाता है, डंजन की गॉड्स वाया अपनी भव्य प्रवेश करती है। कैद किए गए मनुष्यों को अपने प्यारे फॉलोवर कहती है। अलहायर नई गॉड्स को पहचानती है और उसका नाम पुकारती है। वाया का तत्काल ध्यान आकर्षित करती है। वाया अलहायर पर तिरस्कार करती है, उसे एक धोखेबाज गॉड्स के रूप में मजाक करती है जिसके पास उसके डोमेन में एनक्रोचमेंट करने के लिए कोई शिष्टाचार नहीं है। बेपरवाह अलहायर जानना चाहती है कि वाया ने मनुष्यों को बंद क्यों कर दिया है। वाया कोल्डली कहती है कि उसके कार्यों का टेस्ट्स की नोबल कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। वह टेस्ट्स के विचार पर स्कॉफ करती है, यह कहते हुए कि कच्चा अटूट विश्वास ही एक गॉड को वास्तव में चाहिए। वाया अपनी मुड़ी हुई मेथड बताती है। वह कुछ एडवेंचरर्स को टॉर्मेंट करती है जबकि दूसरों को आतंक फैलाने और बदले में अपने नाम पर विश्वास फैलाने के लिए भागने देती है। फुकू और अयासी हॉरर में सुनते हैं क्योंकि वाया बताती है कि वो अपने विश्वास को खेती करने के लिए ट्रेजर हंटर्स को फंसाती है। डंजन की गॉड स्मगली स्माइल करती है, अपनी क्रूर मेथड और एफिशिएंट सिस्टम को बुलाती है। अलहायर क्रोध से कांपती है, उसकी मुट्ठी एक गॉड के कर्तव्य के ब्लाटेंट भ्रष्टाचार पर कस जाती है। वह क्रोध में फट जाती है, ये तर्क देते हुए कि विश्वास टेस्ट्स के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए, न कि डर के माध्यम से धमकी देकर मांगना। वाया उसे नाइफ के रूप में खारिज करती है। कैद किए गए मॉर्टल से विश्वास को बल देना कहीं अधिक आसान लगता है। क्रूर गॉड्स एक्यूजिंगली पॉइंटिंग करती है, यह एक्सेप्ट करते हुए कि वह केवल अपने लाभ के लिए मनुष्यों का उपयोग कर रही है। फुकू उसकी डिमोनिक विजन्स के एक्सीडेंटल एंट्री से सन्न रह जाता है। वाया अपनी कार्रवाइयों को उचित ठहराती है, अनजाने एडवेंचरस पर शिकार करने की एक दृष्टि दिखाती है। फिर वो छुरी घुमाती है, अपनी अनुग्रह से गिरने के लिए एक की काइंड नेचर को दोषी ठहराती है। वाया अपनी जाइंट प्रिजन की ओर इशारा करती है, ये कहते हुए कि एक मॉडर्न गॉड्स के लिए एफिशिएंसी ही सब कुछ है। वाया कॉन्डिसेंडिंगली अलहायर को ऊपर से लेक्चर देती है, उसे आउटडेटेड आइडियल्स के साथ एक अवशेष के रूप में खारिज करती है। उसके क्रूर शब्द फुकू के लिए एक पेनफुल मेमोरी को ट्रिगर करते हैं, एक समय याद करते हैं जब उसे निर्दयता से धमकाया गया था। डंजन की गॉड्स अपनी वर्बल हमले जारी रखती है, अलहायर की विश्वास उत्पन्न करने में असमर्थता का मजाक उड़ाती है। ये फुकू के पास्ट को दर्शाता है, जहां उसके यातना देने वालों ने उसे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ होने के लिए परेशान किया था। वाया अपना अंतिम झटका लगाती है, ये कहते हुए कि एक ट्रैश गॉड्स का कोई वैल्यू नहीं है। विजन एक यंग मैन पीटे हुए फुकू के साथ एंड होती है, व्यर्थता की भावना को सुदृढ़ करती है। वर्तमान में वापस आते हुए अयासी चिंता से देखती है क्योंकि फुकू चुपचाप खड़ा है। फुकू एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाता है और एक्सेप्ट करता है कि वो आस्था की पेचीदगियों को नहीं समझता। वो एक स्पीचलेस डियर के पास से गुजरता है, ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो शायद मोस्ट केपेबल गॉडेस नहीं है। उसकी अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट से यहाँ तक कि प्रिटेंशियस डंजन गॉड भी क्षण भर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। फुकू एक पावरफुल ब्लू कलर के ओरा के साथ फट पड़ता है, अलहायर को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। एक भयंकर गर्जना के साथ वो जोर से करता है कि कोई भी उसकी गॉड्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलहायर पूरी तरह से सदमे में घूर रही है, अपने फॉलोअर्स के अचानक और पावरफुल चेंज से शॉक्ड है। वाया घमंड से मुस्कुराती है, अंततः फुकू की न्यू पावर के सोर्स को समझ जाती है। वो उन्हें उनकी कमी की याद दिलाती है, अपने शासन को लागू करने के लिए एक डेमोनिक गार्जियन को बुलाती है। एक विशालकाय रोबोटिक मिनोटॉर एक्टिवेट होता है, उसकी मैकेनिकल आइज टेरिफाइंग पावर के साथ चमकती हैं। वाया उपहासपूर्वक अलहायर के कमजोर फॉलोअर्स को अपनी पसंद का एक स्पेशल टेस्ट देने का फैसला करती है। डंजन की गॉड्स अपना फाइनल टेस्ट शुरू करती है, फुकू को फॉर्मिडेबल प्रोटेक्टर के खिलाफ खड़ा करती है। मैकेनिकल क्रिएचर एक बहरा कर देने वाली गर्जना करता है, अकेले चुनौती देने वाले को डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करता है। अयासी खुद को एक एनर्जी बैरियर के पीछे फंसा पाती है, लेथल असेसमेंट शुरू होने के लिए मजबूर होकर देखती है। एक सिस्टम विंडो गार्जियन की पहचान बताती है, एक मॉडिफाइड मिनोटॉर जिसमें एस लेवल खतरा रेटिंग है। अयासी निराशा में देखती है, ये जानते हुए कि यहाँ तक कि एक फुल ए रैंक टीम भी ऐसे क्रिएचर का मुकाबला नहीं कर पाएगी।
फुकू अपनी जगह पर खड़ा है, एक अकेला वॉरियर एक जायंट मैकेनिकल मॉन्स्टर का सामना कर रहा है। मिनोटॉर स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। अयासी यह निष्कर्ष निकालती है कि फुकू का लक फाइनली फिनिश्ड हो गया है। फुकू की आंखों में संकल्प की चमक है, ये समझते हुए कि उसे असंभव बाधाओं को दूर करने का एक तरीका खोजना होगा। मैकेनिकल मॉन्स्टर एक उग्र चिल्लाहट करता है, क्योंकि यह अपनी जायंट एक्स उस पर चलाता है। अल्हायर की आवाज से डायरेक्टेड होकर फुकू घातक वार से बाल बाल बचता है, जो जमीन को चकनाचूर कर देता है। वाया अपनी आईब्रोज उठाती है। गॉड्स और उसके फॉलोअर्स के बीच अनप्रिडिक्टेबल टीम वर्क से क्यूरियस है। फुकू अविश्वसनीय गति से हमला से बचकर बिना किसी नुकसान के फिर से अपीयर होता है। एक टैक्टिकल परफॉर्मेंस फुकू का एनालिसिस करता है, किसी भी स्किल का पता लगाने में असमर्थ है और उसे एक मिस्टीरियस एनर्जी एंटिटी के रूप में लेबल करता है। मिनोटॉर का स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स एक रेड अलर्ट चमकाता है, फुकू को एक अनएक्सपेक्टेड डेंजर के रूप में रिक्लासिफाई करता है। गार्जियन लड़के को खत्म करने के लिए एक बड़े पैमाने पर वाइड रेंज का एनर्जी अटैक करता है। अल्हायर की गाइडेंस को फॉलो करते हुए फुकू हर स्ट्राइक को पूरी तरह से चकमा देता है, अंधा कर देने वाली गति से बाएं और दाएं चलता है। वो एक और वार से बाल बाल बचता है, उसकी बॉडी एक पावरफुल ब्लू ऑरा से भर जाता है। फुकू को एहसास होता है कि उसका अस्तित्व पूरी तरह से सही कदम का अनुमान लगाने की उसकी सुपर ह्यूमन एबिलिटी पर निर्भर करता है। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, क्योंकि वह 2 विकल्प हमलों को चकमा देने में माहिर हो जाता है। वाया अचानक उसके सामने प्रकट होती है। उसकी इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस से उसकी जिज्ञासा चरम पर होती है। वो धीरे से उतरती है, अपने कमजोर गियर और कॉम्बैट ट्रेनिंग की स्पष्ट कमी की आलोचना करती है। डंजन गॉड्स अपना आकलन जारी रखती है, ये ध्यान देती है कि उसने कभी भी वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग स्टेटस का सामना नहीं किया है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसकी मिस्टीरियस पावर के पीछे का सीक्रेट समझ जाती है। वाया सोच समझकर जोड़ी का ओवरव्यू करती है। ये सवाल करती है कि क्या फुकू का अस्तित्व केवल भाग्य है। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वो अनुमान लगाती है कि उसकी पावर स्किल्स नहीं बल्कि प्योर ट्रेंड है। वो अपने प्रिंसिपल का टेस्ट्स करने का फैसला करती है। मिनोटॉर के साथ मिलकर ऊपर से एक पिंसर हमले में शामिल होती है। फुकू 2 तरफा हमले से ओवरवेल्म्ड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से उड़ जाता है। वो जोर से उतरता है, ये महसूस करता है कि वो 2 पावरफुल एनिमीज से एक साथ हमलों से बचना इम्पॉसिबल है। उसकी कमर पर एक गोल्डन ब्रेसलेट अचानक चमकता है, हैवी प्रेशर पर रिस्पॉन्स करता है। गेम ओवर करने का फैसला करते हुए वाया लास्ट स्किल ब्लो के लिए अपनी स्ट्रेंथ गैदर करती है। किनारे से देखते हुए अयासी को फुकू के ट्रू नेचर के बारे में एक अचानक चौंकाने वाली धारणा होती है। मिनोटॉर लड़के के ऊपर खड़ा है, अंतिम वार के लिए अपनी ग्लोइंग एएक्स उठा रहा है। ये एनर्जी का एक टेरेबल टॉर्नेडो छोड़ता है। एक रेड स्टॉर्म सीधे फंसे हुए फुकू पर निशाना साधता है। फुकू खुद को अगले रेड एनर्जी स्टॉर्म की लहर का अनुमान लगाते हुए तैयार करता है। एक भयभीत अल्हायर हताशा में उसे भागने की चेतावनी देती है। वाया प्लेफुली स्माइलिंग के साथ एक उंगली से हमले के रास्ते को डायरेक्टेड करती है। एनर्जी स्टॉर्म घूमते हुए होमिंग प्रोजेक्टाइल के एक बैराज में बदल जाता है। घातक डिस्क फुकू पर कन्वर्जेंस करती है, उसे भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। वो अनबिलीवेबली देखता है, क्योंकि हमले का ट्रेजेक्टरी बदल जाता है, जिससे उसके ग्लो बेकार हो जाते हैं। कोई और चॉइस न होने पर फुकू आने वाले हमले को सीधे रोकने की तैयारी करता है। अयासी अचानक इंटरफेरेंस करती है, मिनोटॉर के वार को रोकने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड को साकार करती है। अटैक की इमेंस पावर उसके बैरियर को तोड़ देती है, उसे पीछे की ओर फेंक देती है। फुकू घायल अयासी को पकड़ता है, उसे खुद को बचाने के लिए चोटिल देखकर भयभीत होता है। फुकू अयासी की गंभीर चोट को देखकर भय में घूर रहा है, जो उसके सेल्फलेस इंटरवेंशन का रिजल्ट है। वो निराशा से ओवरवेल्म्ड है, अपने साथी को नुकसान से बचाने में अपनी डिसएबिलिटी का एहसास करता है। वाया ऊपर से घमंड करती है, ये खुलासा करती है कि फुकू का लक एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ बेकार था जिसे उसने स्पेशली चुना था। अयासी अपनी कमजोरी के लिए माफी मांगती है। फुकू उसके सेक्रीफाइस पर गिल्टी फील और क्रोध से भरा हुआ है। अल्हायर वाया की ट्रू आइडेंटिटी को पाथ की गॉडेस के रूप में बताती है, एक ऐसा क्रिएचर जो डेस्टिनी को ही कंट्रोल करता है। डंजन गॉड अपनी पावर की पुष्टि करती है, ये दावा करती है कि उसके डायरेक्टेड अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। वह एक और होमिंग प्रोजेक्टाइल तैयार करती है, अपनी फुल पावर को एक साधारण जंग लगी ब्लेड में कंसंट्रेटेड करती है। घायल अयासी जोर देती है कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, ये पहचानते हुए कि वे वाया की कैपेबिलिटीज से पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। फुकू की निराशा एक ठंडे मौन संकल्प में बदल जाती है। उसकी चमकती आंखें अपने दुश्मन पर टिकी हुई हैं। वो धीरे से अयासी को अल्हायर की देखभाल में सौंपता है, अकेले इम्पॉसिबल चुनौती का सामना करने की तैयारी करता है। अल्हायर अलार्म के रूप में देखता है, क्योंकि फुकू के चारों ओर एक पावरफुल ब्लू एनर्जी चमकती है। वह एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाता है, लड़ने के अपने इरादे की घोषणा करता है। फुकू शांति से विशालकाय मिनोटॉर का सामना करता है, अपनी चिंतित गॉड्स को आश्वस्त करता है। वो अपना तुरुप का इक्का बताता है, ये समझाता है कि उसने पहले ही रीएनफोर्समेंट बुला लिया है। फुकू से एक पावरफुल ओरा अनलीश होता है, क्योंकि उसकी आंखें नई दृढ़ता से चमकती हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा है, एक अकेला ब्लू लाइट का वॉरियर, एक चार्जिंग रेड बीस्ट के खिलाफ।
मिनोटॉर अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ब्लेड का टॉर्नाडो छोड़ता है, उसे ओवरवेल्म्ड करने का टारगेट रखता है। फुकू शांति से उस असंभव बड़े हमले को देखता है जो उस पर उतर रहा है। अचानक शील्ड वाले छोटे क्रिचर का एक स्क्वाड रिवील्ड होता है जो उसे बचाने के लिए एक डिफेंसिव लाइन बनाता है। मिनोटॉर कंफ्यूजन में रुक जाता है। फुकू के कॉलीग्स के अनएक्सपेक्टेड अराइवल से अचंभित हो जाता है। एक सिस्टम विंडो उसके रीइंफोर्समेंट को लो लेवल शील्ड वाले गोब्लिन के रूप में पहचानती है जिनकी एकमात्र कैपेसिटी चार्जिंग करना है। अल्हायर उसके हाथ में चमकती वस्तु को लेजेंडरी ट्राइबल चीफ के सिंबल के रूप में पहचानती है। सिंबल की पावर का यूज करते हुए फुकू डिफरेंट गॉब्लिन टाइप्स की एक पूरी आर्मी को अपने चारों ओर घेरने के लिए बुलाता है। वाया अनअफेक्टेड रहती है, सही ढंग से अनुमान लगाती है कि उसका तुरुप का इक्का कमजोर मॉन्स्टर को ऑर्डर देने की एबिलिटी है। फिर वो सी रैंक असैसिन गोब्लिनों की एक टीम को बुलाती है जो सरप्राइज अटैक्स में एक्सपर्ट होते हैं। असैसिन शैडो से कूदते हैं, डंजन गॉड्स के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं। अपनी पावर के एक झटके से वाया आसानी से गोब्लिन असैसिन को हवा में ही डिसइंटीग्रेट कर देती है। फुकू और अल्हायर केवल अविश्वास में देख सकते हैं क्योंकि उनकी इलीट यूनिट्स तुरंत मिटा दी जाती हैं। मिनोटॉर एक छिपी हुई डिवाइस को प्रकट करता है, एक छोटा सिलेंडर जो पावर के साथ चमकने लगता है। गार्डियन फुकू के नंबर्स का यूज करने की स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ऊपर से एक और क्रिचर को बुलाया जाता है, मिनोटॉर अपना तुरुप का इक्का बताता है कि ये कोई और मॉन्स्टर नहीं बल्कि एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर का एक टुकड़ा है। ये एक जायंट मल्टी बैरल्ड कैनन से लैस है जो डिस्ट्रक्टिव रेड एनर्जी के साथ चमकता है। फुकू की गोब्लिन आर्मी ऐसी भारी गोलाबारी के सामने केवल डर से कांप सकती है। गार्डियन एक डिस्ट्रक्टिव क्लस्टर बॉम्ब लोड करता है, फुकू की आर्मी को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करता है। कैनन से एनर्जी का एक टॉरेंट निकलता है, तुरंत गोब्लिन फ्रंट लाइन को वेपराइज्ड कर देता है। फुकू हेल्पलेसली देखता है क्योंकि उसका फाइनल बैलेंस गोब्लिन प्रोटेक्टर एक्सप्लोजन से बेअसर हो जाता है। वो सदमे में जम जाता है, अपनी गिरी हुई आर्मी के एनर्जी रेसिड्यूज से छलक जाता है। वॉर तय होने के साथ लास्ट गोब्लिन शील्ड फर्श पर खड़खड़ाहट करती है जो फुकू की हार का साइन है। उसके इमोशन से इम्प्रेस्ड होकर वाया उसे एक प्रपोजल देने के लिए वॉर के ग्राउंड में उतरती है। वो एक घमंड भरी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाती है, डिफीटेड लड़के को अपनी साइड में शामिल होने के लिए इनवाइट करती है। वाया लापरवाही से समझाती है कि उसका प्रपोजल उसके यूनिक टैलेंट के लिए हेडहंटिंग का एक सीधा मामला है। वो अपनी शर्तें स्पष्ट करती है, वो अपनी गॉड्स को छोड़ देगा और अपनी आस्था उसे अर्पित करेगा। डंजन गॉड्स दावा करती है कि वो अल्हायर की तुलना में उसकी एबिलिटी का कहीं अधिक कुशलता से उपयोग कर सकती है। वो एक अल्टीमेटम प्रस्तुत करती है, अल्हायर और अयासी को बख्शने की पेशकश करती है यदि वो उसकी सेवा करने के लिए सहमत होता है। अपनी मुट्ठी को एक भयावह कसने के साथ वो चेतावनी देती है कि इनकार का मतलब उन सभी का अंत होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फुकू और उसके साथियों को डंजन की गॉड्स ने हरा दिया था। वाया ने फुकू को एक प्रस्ताव दिया था, अगर वह उसका फॉलोअर बनता है तो वह उसके साथियों को छोड़ देगी, लेकिन अगर उसने इसे रिजेक्ट किया तो वह सबको मार देगी। तो चलो अब देखते हैं फुकू इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। फुकू वाया से अपनी पीठ मोड़ लेता है, उसका ध्यान पूरी तरह से डेसलेट रूम में अपने साथियों पर है। वो अल्हायर को देखता है जो अभी भी गंभीर रूप से घायल अयासी को प्रोटेक्ट कर रही है। अल्हायर चिंता की एक चमक के साथ उसकी ओर देखती है क्योंकि वो उसके दृढ़ संकल्प को महसूस करती है। वो उसे निराशा के जीवन से बचाने के लिए अल्हायर के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त करता है। ब्लू एनर्जी उसकी मुट्ठी के चारों ओर चटकती है क्योंकि वो बताता है कि वो आखिरकार अपनी पावर का आदी हो रहा है। वो अपनी गॉडेस की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसकी किस्मत उनके दुश्मन को हराने के लिए काफी है। अल्हायर उसके सवाल से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाता है क्योंकि वो उसके प्रति अपना गहरा कर्ज व्यक्त करता है। उसका शरीर शक्ति से चटक रहा है। वो पूछता है कि क्या उसने उसे दिया गया उपहार इस असंभव चुनौती को पार कर सकता है। एक घबराई हुई लेकिन दृढ़ अल्हायर आत्मविश्वास से पुष्टि करती है कि उसकी पावर पर्याप्त से अधिक है। वो अपनी खुद की ओरा को उजागर करती है, डेस्टिनी की फुल पावर की गारंटी देती है और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ने का आग्रह करती है। उसके शब्दों से उत्साहित होकर फुकू का दृढ़ संकल्प मजबूत हो जाता है क्योंकि वो चार्ज करने की तैयारी करता है। ऊपर से देखते हुए एक अनहैप्पी वाया अनाउंसमेंट करती है कि उनकी बात करने का समय आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। मिनोटॉर अपने विनाशकारी तोप से निशाना साधता है, वाया के आदेश को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। जायंट वेपन से बेपरवाह होकर फुकू लॉन्ग टनल में चार्ज करता है। ब्लू लाइट की एक अकेली स्ट्रीक वो आगे कूदता है, अपनी सारी न्यू एनर्जी को एक डिसाइसिव अटैक में कंसंट्रेटेड करता है। मिनोटॉर की तोप फुफकारती है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है। फायरिंग करने के बजाय फुकू की ब्लू एनर्जी से चटकती है। वाया हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके गार्डियन का अल्टीमेट वेपन इनएक्सप्लिकेबली जाम हो गया है। बेपरवाह होकर वो स्ट्रेटेजी बदलती है, मिनोटॉर की पीठ पर लगे मिसाइल लॉन्चरों को एक्टिव करती है। फुकू घबराकर ऊपर देखता है क्योंकि उसे नया और भी घातक खतरा लॉन्च करने की तैयारी में दिखाई देता है। वो अचानक अपनी चार्जिंग रोक देता है, गिरे हुए गॉब्लिनों के बीच खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कोई विचार आया हो। एक लिविंग गॉब्लिन उसकी टांग से चिपटा हुआ है, वफादारी के अंतिम कार्य में उसे अपनी शील्ड ऑफर कर रहा है।
यह उसका आखिरी मौका है। यह महसूस करते हुए फुकू एक ही हताश चाल पर सब कुछ दांव पर लगाने की तैयारी करता है। वाया मिनोटॉर को मिसाइल बैराज को निर्देशित करने का आदेश देती है। यह सुनिश्चित करती है कि फुकू के पास कोई बच निकलने का रास्ता न हो। ऊपर से निर्देशित मिसाइलों का तूफान बरसता है, उसके स्थान पर जीरो इन करता है। फोर्स के एक उछाल के साथ फुकू गॉब्लिन शील्ड को सीधे आने वाले हमले के रास्ते में फेंकता है। फुकू गॉब्लिन शील्ड को अपनी पावर से भर देता है, उसकी शील्ड चार्ज कैपेसिटी को एक्टिव करती है। वाया इस अनएक्सपेक्टेड चाल से हैरान है, उसकी स्ट्रैटेजी को समझने में असमर्थ है। जबकि मिसाइलें शील्ड को ट्रैक करती हैं, फुकू खुद को एक ह्यूमन मिसाइल की तरह सीधे डंजन की गॉडेस की ओर लॉन्च करता है। गॉब्लिन शील्ड मिसाइल स्टॉर्म का पूरा इफेक्ट लेती है, नीचे एक विशाल विस्फोट में फट जाती है। विस्फोट को कवर के रूप में उपयोग करते हुए फुकू तुरंत दूरी तय करता है और एक हैरान वाया को पकड़ लेता है। डंजन की गॉडेस को टेरिबल फीलिंग होती है कि उसकी योजना उन्हें शेष मिसाइलों से बाहर निकालने की है। अब उन पर निशाना साधने वाले प्रोजेक्टाइल के साथ फुकू शांति से किस्मत पर अपनी अंतिम हताश शर्त को गले लगाता है। अलहायर आतंक से देखती है क्योंकि एक विशाल विस्फोट फुकू और डंजन की गॉडेस दोनों को निगल जाता है। विस्फोट की लहर फुकू और वाया को ऑपोजिट डायरेक्शंस में वायोलेंटली फेंक देती है, जो आग के बादलों में फंस जाते हैं। क्रोधित और चौंक गई वाया अपने दांत पीसती है क्योंकि वह तीव्र विस्फोट में घिर जाती है। वाया अपने ओरिजिनल पर्पस को याद करती है, एक बेनेवोलेंट गॉड जिसने खोए हुए लोगों को उनकी यात्रा पर मार्गदर्शन किया था। वह अपने पास्ट सेल्फ पर उपहास करती है, अपने रोल को ट्रैवलर के लिए एक जनरल गाइड से ज्यादा कुछ नहीं मानती है। एक हम्बल टेम्पल कभी एक बीते एरा में उसकी भूली हुई डिविनिटी के प्रूफ के रूप में खड़ा था, लेकिन मशीनों के उदय के साथ उसका उद्देश्य फीका पड़ गया और उसके टेम्पल डिके के लिए छोड़ दिए गए। वह एक इनविजिबल सोल बन गई, एक ऐसी दुनिया में न भूलने के लिए बेताब थी जो आगे बढ़ चुकी थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की प्रेवलेंस ने उसके सबसे बड़े डर की पुष्टि की, वह अब ऑब्सोलीट थी। इस पेनफुल फीलिंग ने एक नई क्रूर एम्बिशन को जन्म दिया जो गॉड ऑफ एफिशिएंसी बनने की थी। वर्तमान में डिफीटेड डंजन गॉड अपने ही एम्बिशन के मलबे के बीच टूटा हुई पड़ी है। जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, एक अकेला व्यक्ति विस्फोट के मलबे से धीरे धीरे उठता है। फुकू बेअसर मिनोटॉर पर विजयी खड़ा है, उसकी हताश गैम्बलिंग जॉब आ गया है। फुकू आगे बढ़ता है, इंटेंस फाइट के बाद उसकी बॉडी आखिरकार हार मान लेती है। अलहायर उसकी तरफ दौड़ती है, उसे ठीक उसी समय पकड़ लेती है जब वो गिरने वाला होता है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है, उसकी आवाज उसके लापरवाह कार्यों पर राहत और अविश्वास का मिक्सचर है। इमोशन से ओवरवेल्म्ड होकर वह अपना चेहरा उसके कंधे में गाड़ लेती है और उसे अपनी क्रेजी गैम्बलिंग के लिए डांटती है। फुकू एक थकी हुए लेकिन विक्टोरियस स्माइल करता है, कड़ी मेहनत से जीती गई जीत का आनंद ले रहा है। उसकी एक्सप्रेशन नरम पड़ जाती है, सेटिस्फाइड है कि उसकी गॉडेस सेफ और हेल्थी है। वह एक हल्के फुल्के हंसी के साथ उसे गले लगाता है क्योंकि वह अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव योजना पर परेशान करती रहती है। वह अपने साथियों से माफी मांगते हुए बताता है कि ये एकमात्र स्ट्रेटजी थी जिसे वह बना सकता था। अयासी अब ठीक हो चुकी है, उसकी सफलता की प्रशंसा करती है और सुझाव देती है कि वे थोड़े आराम के बाद गिल्ड में लौट आएं। इस बीच डिफीटेड डंजन गॉड अपने कक्ष के खंडहरों के बीच हिलना शुरू कर देता है। दुर्भावना के अंतिम उछाल के साथ डिफीटेड गॉड का हाथ मरोड़ता है, डार्क एनर्जी से चटकता है। अलहायर एक खतरे का रोना रोती है क्योंकि रूम के दूसरी तरफ से एक हंगामा शुरू हो जाता है। अन्य फंसे हुए एडवेंचरर्स ने वाया के सबॉर्डिनेट्स में से एक को घेर लिया है, बदला लेने के लिए भूखे हैं। उनका लीडर अपनी सॉर्ड सबॉर्डिनेट के गले पर रखता है, उसे उनके लंबे समय से चले आ रहे ट्रबल के लिए दोषी ठहराता है। वो गुस्से से कहता है कि उसकी प्रेजेंस उसके ग्रुप के दुख का एकमात्र कारण है। सबॉर्डिनेट दर्द से चिल्लाती है, उसकी कस्ती पकड़ के खिलाफ बेताब होकर संघर्ष करती है। ठीक वैसे ही जब आदमी अंतिम झटका देने की तैयारी करता है, फुकू इंटरफेरेंस करता है, सॉर्ड को रोक देता है। एंग्री एडवेंचरर मांग करता है कि फुकू उनके हॉस्टेजेस में से एक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। वो तर्क देता है कि हफ्तों के इम्प्रिजनमेंट के बाद वो अपना बदला लेने का हकदार है, लेकिन फुकू अनपर्टर्ब्ड रहता है। फुकू की बॉडी ब्लू एनर्जी से चटकती है क्योंकि वो चुपचाप वायलेंस के साइकिल को जारी रखने से इनकार करता है। एडवेंचरर्स के लीडर फुकू के दुश्मन के अनएक्सपेक्टेड बचाव से हैरान और गुस्से में पीछे हट जाता है। वाया सिन को देखती है, एक अकेला आंसू उसके चेहरे पर गंदगी से एक रास्ता बनाता है। एक मेमोरी इमर्जिंग है, एक अधिक सौम्य समय की जब उसने एक खोए हुए बच्चे को जंगल से सेफली गाइड किया था। उसे बच्चे की मासूम ग्रेटिट्यूड मेमोरी याद आती है, उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद में एक साधारण फूल भेंट किया गया था। उसके पास्ट सेल्फ की एक विजन दिखाई देती है, एक परोपकारी मार्गदर्शक जिसने दूसरों की मदद करने में खुशी पाई थी। मेमोरी बच्चे को अलविदा कहते हुए दिखाती है, उस विश्वास का एक प्रूफ जो उसने कभी मॉर्टल पीपल में इंस्पायर्ड किया था। उसे उस छोटे से उपहार का साधारण आनंद याद आता है जो उसकी करंट एम्बिशंस के बिल्कुल डिफरेंट है। वर्तमान में टूटी हुई गॉडेस अपने शब्दों से संघर्ष करती है, उसका पास्ट और प्रेजेंट सेल्फ टकराते हैं। फुकू अजीब तरह से तनाव को दूर करने की कोशिश करता है, यह स्वीकार करते हुए कि वो इस तरह के टकराव के लिए उपयुक्त नहीं है।
एडवेंचरस का लीडर अपने साथियों से अपील करता है, उनसे आग्रह करता है कि खतरा टल जाने के बाद वे पीछे हट जाएं। एडवेंचरस का लीडर फुकू को घूरता है, जबकि अधीनस्थ आंसू भरी आंखों से अपने कार्यों के लिए माफी मांगना शुरू करती है। गिल्टी फीलिंग से ओवरवेल्म्ड होकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी माफी सच्ची पश्चाताप से भरी हुई है। वो घुटनों पर गिर जाती है, झुक जाती है और उन एडवेंचरस से माफी मांगती है जिन्हें उसने कैद करने में मदद की थी। फुकू घबराया हुआ और अपने तत्व से बाहर अजीब तरह से उसे शांत करने की कोशिश करता है, उसे आश्वस्त करता है कि ठीक है। उसे कॉन्सोलेशन देने का उसका प्रयास उसे और जोर से रुलाता है, उसके पूर्ण भ्रम के लिए। बाद में गिल्ड में वापस अल्हायर घमंड से अयासी को अजीब मुठभेड़ का सजीव वर्णन करती है। सीन एक इंप्रेसिव मॉडर्न स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग में बदल जाता है, जो एडवेंचरर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स के रूप में कार्य करती है। अंदर पार्टी पॉपर्स से कंफेटी निकलती है, एक बड़े सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हुए। गिल्ड हॉल एडवेंचरर्स से खचाखच भरा है, जो ग्रेट आयरन लेब्रिंथ की विजय और फुकू के रैंकअप का जश्न मना रहे हैं। फुकू, जो इस समय का मैन कैरेक्टर है, एक पार्टी हैट और सैशे में अजीब तरह से खड़ा है, डिस्कम्फर्ट से उनकी प्रशंसा स्वीकार कर रहा है। और एक विचलित फुकू को प्लेफुली चिढ़ाता है, उसे याद दिलाता है कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। वो शर्म से स्वीकार करता है कि ये पहली बार है जब उसके फैमिली के बाहर किसी ने उसकी अचीवमेंट्स का जश्न मनाया है। इसे यादगार बनाने के लिए दृढ़ संकल्प अयासी अचानक एक विशाल सेलिब्रेशन केक के साथ आती है। फुकू उसकी चोटों के लिए चिंता व्यक्त करता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो ठीक है, जबकि हैवी स्वीट्स को बैलेंस कर रही है। उसकी बहादुरी अस्थिर होती है, क्योंकि उसके घाव से एक तेज दर्द उसे लड़खड़ाने का कारण बनता है। विशाल केक खतरनाक तरीके से डगमगाता है, गिरने की धमकी देता है। अयासी भयावहता में देखती है जैसे केक अपनी डिस्ट्रक्टिव लिनिएज शुरू करता है। फुकू कार्रवाई में आता है, अयासी को पकड़ने के लिए कूदता है जैसे वो लड़खड़ाती है। केक हवा में उड़ता है, सीधे एक अनजाने में आ रहे अल्हायर की ओर जा रहा है। अविश्वसनीय गति से अल्हायर आसानी से विशाल केक को पकड़ लेती है, पार्टी को बर्बाद होने से बचाता है। फुकू अयासी को स्टेबल रखता है, उसे उसकी चोटों के प्रति सावधान न रहने के लिए धीरे से डांटता है। उसकी अचानक निकटता से कंफ्यूज्ड, एक शर्माती हुई अयासी केवल सहमति में सिर हिला सकती है। पार्टी का केओस शांत होने के बाद तीनों अपने लूट की जांच करने के लिए एक शांत जगह पर चले जाते हैं। अयासी गर्व से अपना रिवॉर्ड प्रेजेंटेड करती है, अरियाडने नामक एक लेजेंडरी सॉर्ड, डंजन से एक रेयर ड्रॉप। अल्हायर अपनी खुद की इनाम के बारे में घमंड करती है, जिससे फुकू उसके कंपेटिटिव फीलिंग पर खींच उठता है। जैसा कि अयासी कंपेयर पर फ्रेटिंग करती है, एक सूट पहने हुए व्यक्ति उनकी बहस को डिस्डेनफुली देखता है। अचानक एक मिस्टीरियस हॉर्न वाली लड़की फुकू से चिपक जाती है, अपनी सडन अपीयरेंस से उसे चौंका देती है। उसी समय सूट पहने हुए व्यक्ति अपना परिचय टोमागा, गिल्ड के डायरेक्टर के रूप में देता है। अयासी तुरंत रिस्पॉन्स करती है, एक डीप बो में झुकती है और जोर से डायरेक्टर की प्रशंसा करती है। पूरा हॉल उसके एग्जाम्पल का पालन करता है। डायरेक्टर टोमागा के लिए प्रशंसा का एक सिंक्रोनाइज कोर्स में फूट पड़ता है। चापलूस भीड़ को अनदेखा करते हुए डायरेक्टर टोमागा एक चौंका हुए फुकू के पास आता है, उसकी एडवेंचरस स्पिरिट की प्रशंसा करता है। वो एंथुजियास्टिकली फुकू के हाथों को पकड़ता है, डंजन को जीतने और हॉस्टेजेस को बचाने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। फुकू पूरी तरह से कंफ्यूज्ड फाइनली पूछता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन उसे क्यों ध्यान दे रहा है। डायरेक्टर बताते हैं कि वो पर्सनली फुकू का नया गिल्ड कार्ड देने के लिए यहाँ है। टोमागा फॉर्मली कार्ड को अभी भी कंफ्यूज्ड एडवेंचरर को प्रेजेंट करता है। नया कार्ड चमकता है, फुकू का नाम और एक कम चापलूसी वाली पिक्चर डिस्प्लेड करता है। फुकू कार्ड को अविश्वास में देखता है, अपनी ऑफिशियल ई रैंक सिचुएशन के बारे में बड़बड़ाता है। डायरेक्टर का हाईटेक विजर कामासाकी फुकुटारो नाम को स्कैन करता है, उसकी इंटरेस्ट क्लियरली बढ़ जाती है। टोमागा क्लियर करता है कि जबकि कार्ड अभी भी ई रैंक है, वो मानता है कि फुकू की रियल स्किल सी रैंक के करीब है। एक लहर के साथ टोमागा लीव करता है, फुकू को बताता है कि वो उसके फ्यूचर की अचीवमेंट्स की प्रतीक्षा कर रहा है। फुकू गहरा झुकता है, अपनी धन्यवाद में हकलाता है जैसे डायरेक्टर लीव करता है। अचानक एक ब्रेव एडवेंचरर फुकू को पकड़ लेता है, उसके एक डे डंजन विक्ट्री पर आश्चर्यचकित होता है। उसके मजबूत दोस्त झुंड में आते हैं, फुकू की सफलता का श्रेय एक गॉड ऑफ लक के ब्लेसिंग्स को देते हैं। इस बीच अयासी जोर से अल्हायर की डिवाइन ग्रेस की प्रशंसा करती है कि उसने उसे नुकसान से बचाया। वो फिर एक फूड सेंट्रिक अल्हायर को फुसफुसाती है, फॉलोअर्स को भर्ती करने का एक सुनहरा अवसर देखती है। अल्हायर इस क्षण का लाभ उठाती है, अपने लक की पावर से सभी को बचाने की कसम खाती है, जिसमें थोड़ी अनिश्चितता भी है। पूरा गिल्ड हॉल गॉड ऑफ लक और फुकू दोनों के लिए एक टोस्ट में फूट पड़ता है। फुकू केवल किनारे से देख सकता है, खींच उठता है क्योंकि अल्हायर पल में बह जाती है। ब्रोनी एडवेंचरर फुकू के पास फिर से आता है, अपने लेजेंडरी लक के आधार पर एक एहसान पूछना चाहता है। वो फुकू से पूछता है कि क्या वो किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उस लक का यूज करने को तैयार होगा। ब्रोनी एडवेंचरर एक सिंपल टास्क के साथ एक बड़े रिवॉर्ड का वादा करता है। फुकू पर उसकी पकड़ कसती जा रही है। अल्हायर एक शैतानी मुस्कान के साथ कूदती है, दावा करती है कि ये एहसान उसे उसकी गॉडेस के साथ अंक अर्जित करेगा। बिना समय बर्बाद किए एडवेंचरर घोषणा करता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा और फुकू को खींचना शुरू कर देता है।
अयासी इस अजीबोगरीब सीन को देखती है, सोचती है कि वे उसके पार्टी लीडर को कहाँ ले जा रहे हैं। कहीं और एक डार्क और अनलकी प्लेस में एक जायंट वुल्फ जैसा क्रिएचर अपनी अगली चाल पर विचार करता है। उसके तेज दांत चमकते हैं क्योंकि वो विचार करता है कि उसके एक सबॉर्डिनेट ने पहले ही सिचुएशन में इंटरफेरेंस कर दिया है। ये बीस्ट एक पावरफुल दिखने वाला बॉस फिगर होने का खुलासा किया गया है जो अब पर्सनली शामिल होने पर विचार करता है। इस बीच अल्हायर गिल्ड मेंबर्स से जयकार का आनंद लेती है, अपनी न्यू पॉपुलैरिटी में खुशी मनाती है। एक शर्माती हुई अल्हायर इंटरनली फुकू को धन्यवाद देती है, ये महसूस करते हुए कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलैरिटी उसी के कारण है। वो एक फ्लर्टेशियस पोज में आती है, प्लेफुली फुकू को अपने पर्सनल सर्वेंट बनाने के विचार पर विचार करती है। अल्हायर मुड़ती है और पाती है कि फुकू गायब हो गया है। जहां वो एक बार खड़ा था, केवल एक खाली जगह बची है। वो गुस्से में फूट पड़ती है जब अयासी लापरवाही से बताती है कि फुकू को ब्रोनी एडवेंचर्स द्वारा घसीटा गया था। फेवर एक शानदार मेंशन की जर्नी निकला जिसमें एक एंशियंट स्विमिंग पूल था। एक अति प्रसन्न ओल्ड लेडी फुकू को एक वस्तु खोजने के लिए धन्यवाद देती है जिसे वह 2 शताब्दियों से अधिक समय से खोज रही थी। एडवेंचरर्स अत्यधिक खुशी मनाते हैं, यह जानकर हैरान होते हैं कि फुकू के लक ने उसे केवल 5 मिनट में इसे खोजने में मदद की। थैंकफुलनेस के प्रतीक के रूप में महिला एक बहुत ही कंफ्यूज्ड फुकू को एक भारी इनाम प्रदान करती है। ओवरवेल्म्ड फुकू अपनी मदद के लिए जेनरस पेमेंट को विनम्रता से अस्वीकार करने का प्रयास करता है। ब्रॉनी एडवेंचरर जोर देता है कि वह इसे स्वीकार करे, यह समझाते हुए कि ऐसा उपहार लेना उचित शिष्टाचार है। उत्साही एडवेंचरर्स के बीच फंसा हुआ फुकू पूरी तरह से खोया हुआ दिखता है क्योंकि वे उसे दबाव में डालते हैं। कहीं और कोई पहले से ही फुकू की न्यू अर्निंग्स का एक हिस्सा लेने की साजिश रच रहा है। एडवेंचरर्स एक हैरान फुकू को उसके इनाम का हिस्सा प्रेजेंट करते हैं, माइनस कैश का एक विशाल ढेर। फुकू कांपता है, अपने हाथों में धकेली जा रही भारी मात्रा में पैसे को मना करने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉनी एडवेंचरर कावाडा उसे याद दिलाता है कि एक इनाम उनके सौदे का हिस्सा था। उसके साथ ही सभी गॉड ऑफ मनी के फॉलोअर जोर देते हैं कि ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करना नेचुरल है। फुकू घबराकर तीनों को देखता है, अभी भी इतनी आसान कमाई स्वीकार करने की नैतिकता पर सवाल उठा रहा है। वो अपने अतीत पर विचार करता है, केवल टफ ऑफिशियल गिल्ड क्वेस्ट्स के माध्यम से पैसा कमाता है। समूह गर्व से गॉड ऑफ मनी के प्रति अपनी पावर का खुलासा करता है, वेल्थ के गोल्डन ऑरा में बाथिंग करता है। ब्रॉनी एडवेंचरर क्यूरियोसिटी से फुकू का हाथ मिलाता है, पहले से ही अपने अगले प्रॉफिटेबल वेंचर की योजना बना रहा है। इस बीच एक नाराज अल्हायर के फैसले पर सवाल उठाता है कि वो फुकू को किसी चीज के बारे में अंधेरे में रखे। ये पता चला है कि फुकू के लक ने पहले ही किसी और के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है जो उसे एक वैल्यूएबल पपी लाइक प्रॉपर्टी के रूप में देखता है। एक बिजनेसमैन एक विशाल स्टॉक मार्केट जीत का जश्न मनाता है, अपनी न्यू प्रॉपर्टी के लिए फुकू की प्रेजेंस का श्रेय देता है। एक पॉपुलर स्ट्रीमर भी खुश होता है, उसके वीडियो के व्यूज गॉड ऑफ लक फुकू के साथ एक कोलैबोरेशन के कारण आसमान छू रहे हैं। ब्रॉनी एडवेंचरर्स दिल से हंसते हैं, उन्होंने जितनी राशि जीती है उससे ओवरवेल्म्ड है। कावाडा फुकू को कैश का एक और ढेर सौंपता है, इसे उसका डेली शेयर प्लस एक जेनरस बोनस कहता है। जैसे वे लीव करते हैं, एडवेंचरर्स फुकू को अपने अगले एंटरप्राइज के लिए राइड प्रोवाइड करते हैं, उसे जीतने के इस नए तरीके से चकित छोड़ देते हैं। झाड़ियों में छिपा हुआ एक वायलेंट अल्हायर और एक जिज्ञासु अयासी एक्सचेंज को देखते हैं। अल्हायर जेलेसी से झल्लाती है, चुपचाप जोर देती है कि फुकू उसका सर्वेंट है और केवल उसका ही है। फुकू अब इस विचार से गर्म हो रहा है, अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए कसिनो ट्रिप का सुझाव देता है। उनके सेलिब्रेशन को एक छोटी सी रोती हुई लड़की द्वारा बाधित किया जाता है जो उनके एक उड़ने वाले को पकड़े हुए है। छोटी लड़की निराशा से बताती है कि उसकी दोस्त मैरी चान 3 दिनों से लापता है। रोती हुई लड़की स्पष्ट करती है कि उसकी लापता दोस्त मैरी चान वास्तव में उसकी पालतू बिल्ली किट्टी है। कवाट की सहानुभूति गायब हो जाती है, एक लालची मुस्कान से बदल जाती है क्योंकि वो बच्चे से पेमेंट के लिए पूछता है। छोटी लड़की नीचे देखती है कि उसके पास उनकी सर्विसेज के लिए पेश करने के लिए कोई पैसा नहीं है। फुकू मुफ्त में खोज को स्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन कावड़ बिना मुआवजे के काम करने से दृढ़ता से इनकार करता है। कावड़ एक कंफ्यूज्ड फुकू को समझाता है कि उसका लक एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है जिसे मुफ्त में नहीं दिया जा सकता। बहादुर एडवेंचरर को अनदेखा करते हुए लड़की निराशा से फुकू का हाथ पकड़ लेती है, उसकी मदद के लिए भीख मांगती है। कावड़ निष्ठुरता से छोटी बच्ची को फुकू से दूर धकेलता है, उसे पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए भेजता है। जैसे लड़की जमीन पर गिरती है, फुकू उसकी ओर दौड़ता है, जबकि कावड़ उसे स्पॉइल्ड होने के लिए डांटता है। एडवेंचरर उसे ठंडे तरीके से खारिज करता है, ये कहते हुए कि पैसे के बिना उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। एक साथी एक हॉरिफाइड फुकू को पकड़ लेता है, उसे अपनी नेक्स्ट वेंचर के लिए घसीटने की कोशिश करता है। फुकू स्ट्रगल करता है क्योंकि उसका बंदी उसे अपनी कमाई का जश्न मनाने के लिए खींचने की कोशिश करता है। दूर से देखते हुए अल्हायर छोटी लड़की के प्रति उनकी क्रूरता पर गुस्से में फूट पड़ती है। अल्हायर चौंक जाती है क्योंकि अयासी अचानक खड़ी हो जाती है, उसकी एक्सप्रेशन गंभीर है। फुकू कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि अयासी अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलती है।
अयासी शांति से एडवेंचरस के रास्ते को रोक देती है और खुद को उनके और रोते हुए बच्चे के बीच खड़ा कर लेती है। कावाटा उसे फुकू के साथी के रूप में पहचानता है और एक चाटुकार मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करता है। एक भी शब्द कहे बिना अयासी ने उस स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस को एक ही पावरफुल मुक्के से उड़ा दिया। कावाटा मुंह के बल जमीन पर गिरता है और पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, जबकि उसके साथी और फुकू अविश्वास से देखते रहते हैं। अयासी शांति से गिरे हुए बच्चे के पास जाती है, एक सांत्वना भरा हाथ बढ़ाती है और बताती है कि उसने पूरी घटना देखी है। वो छोटी लड़की को अपनी प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस में खींच लेती है और एडवेंचरस को उनके शर्मनाक लालच के लिए क्रोधित होकर डांटती है। फुकू सदमे में देखता है क्योंकि अयासी का अचानक प्रकट होना सिचुएशन को पूरी तरह से बदल देता है। बचे हुए एडवेंचरस में से एक क्रोध से भर जाता है, अयासी के इंटरफेरेंस पर एंग्री होता है। दोनों घमंड से अयासी को चुनौती देते हैं, गॉड ऑफ वेल्थ के फॉलोअर्स का विरोध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाते हैं। फुकू का चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि वह एडवेंचरस के लालची कार्यों पर चुपचाप विचार करता है। कावाडा वापस अपने पैरों पर खड़ा होकर फुकू का सामना करता है और अपने लक से प्रॉफिट उठाने के अपने विजिट का बचाव करता है। उनसे पीठ फेरते हुए फुकू अपने द्वारा कमाए गए सभी पैसे वापस करने के अपने निर्णय की घोषणा करता है। एडवेंचरस फुकू के अचानक निष्ठा बदलने से पूरी तरह से हैरान है। वो जबरदस्ती कैश के ढेर कावाटा के सीने में वापस ठूंसता है, अपने बेईमानी से कमाए गए वेल्थ को अस्वीकार करता है। फुकू नए संकल्प के साथ घोषणा करता है कि वो पैसे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। कावाटा ठगासा और अवाक रह जाता है, रिजेक्टेड मनी को अविश्वास से पकड़े हुए। फुकू दौड़कर अयासी और लड़की के पास आता है, उसने जो परेशानी पैदा की उसके लिए माफी मांगता है। अयासी एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पलटती है और बताती है कि वो कभी चिंतित नहीं थी क्योंकि उसे उस पर पूरा विश्वास है। उसके भरोसे की घोषणा फुकू को एक तीर की तरह लगती है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। अब एक एकजुट मोर्चा फुकू छोटी लड़की से उसकी लापता बिल्ली मैरी चान के बारे में सुराग मांगने के लिए घुटने टेकता है। एक क्रोधित कावाडा पीछे से दहाड़ता है, अपनी गोल्डन स्वॉन को ऐसे ही जाने देने से इनकार करता है। एडवेंचरस अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और घोषणा करते हैं कि गॉड ऑफ वेल्थ के अनुयायी अपमान बर्दाश्त नहीं करते। एक चाटुकार गुस्से में है कि एक दूसरे दर्जे की गॉडेस के सर्वेंट ने उन्हें उनकी कैश काउ से वंचित कर दिया। वो उन्हें अपनी गॉड मर्सर को रिपोर्ट करने की धमकी देता है, जिससे फुकू और अयासी अलार्म में हांफते हैं। अचानक एक ह्यूज ऑमिनस शैडो एडवेंचरस के ऊपर मंडराती है, अपनी कूल प्रेजेंस से उसकी धमकी पर सवाल उठाती है। गॉड ऑफ वेल्थ स्वयं एक विशाल चमकीला बिल्ली जिसका नाम मरकर है, एक शानदार और एन अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस बनाता है। जायंट कैट पुष्टि करती है कि वह मरकर है, जिससे उसकी वास्ट एंड डिवाइन प्रेजेंस से सभी चकित रह जाते हैं। कावाडा तुरंत चापलूसी में बदल जाता है और अपने गॉड को फुकू और अयासी के खिलाफ करने की कोशिश करता है क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप किया। वह उत्सुकता से मरकर से पूछता है कि वह इस जोड़ी को उनके प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस को बाधित करने के लिए दंडित करे। सभी के आश्चर्य के लिए मरकर सहमत होता है कि कोई रूड हो रहा है, इससे पहले कि कावाडा को एक पावरफुल झटका दे। एडवेंचरस हवा में उड़ता हुआ जाता है और अपने ही गॉड द्वारा मारे जाने के बाद जमीन पर बुरी तरह गिरता है। कावाटा के रिमेनिंग फॉलोअर्स अपने गिरे हुए और चोटिल लीडर को पूर्ण आतंक में देखते हैं। दोनों एडवेंचरस बुद्धिमानी से माफी मांगते हुए भागना पसंद करते हैं क्योंकि मरकर उनकी कायरता पर हंसता है। हालांकि छोटी लड़की आगे दौड़ती है और जायंट कैट को खुशी से गले लगाती है, उसे अपना खोया हुआ पालतू जानवर समझ लेती है। फुकू और अयासी स्पीचलेस रह जाते हैं और ये जानकर दंग रह जाते हैं कि गॉड ऑफ वेल्थ लापता मैरी चान है। मरकर तब फुकू और अयासी पर अपनी डरावनी नजर डालता है और उनके फॉलोअर्स पर परेशानी पैदा करने का आरोप लगाता है। अयासी माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन मरकर उसे टाल देता है और कहता है कि उसके फॉलोअर्स को उनका दंड मिला। गॉड ऑफ वेल्थ तब उनके कैरेक्टर की प्रशंसा करता है और स्वीकार करता है कि वो उनके कार्यों से वास्तव में प्रभावित है। वो एक क्रोधित परत पर वापस देखता है और एक गॉडेस के क्रोध से बचने के लिए निकलने का फैसला करता है और फ्यूचर की मुलाकात का वादा करता है। फुकू और अयासी उसके मिस्टीरियस प्रॉमिसेस से पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। मरकर क्लियर करता है कि वो सिर्फ जा नहीं रहा बल्कि टोमागा से एक तत्काल सम्मान प्राप्त हुआ है। दृश्य अचानक एक बड़े ब्रीफिंग रूम में बदल जाता है जहां एक मिस्टीरियस फिगर एकत्रित एडवेंचरर्स को एड्रेस करती है। फुकू अयासी और उनकी गॉडेस अल्हायर को इस नए मिशन के लिए ऑफिशियली एक ही टीम के रूप में पहचाना जाता है। मरकर और उसके घायल फॉलोअर्स कावाडा एडवेंचरर्स भी प्रेजेंट हैं और उन्हें अपनी टीम के रूप में पहचाना जाता है। वो व्यक्ति टोमागा के रूप में प्रकट होता है, गिल्ड का टोक्यो ब्रांच हेड, जो उन्हें एक डंजन पर विजय प्राप्त करने का कार्य सौंपता है। वो लक्ष्य का एक होलोग्राफिक मैप प्रस्तुत करता है, एक कॉम्प्लेक्स डंजन जिसका नाम भयावह रूप से कंक्रीट जंगल है। टोमागा मिशन के डिटेल सबमिट करता है और बताता है कि कंक्रीट जंगल एक हाई डिफिकल्टी वाला डंजन है जिसमें 10% अलाइव रहने का रेट है। वो शुरू में इसका साइज 11 किलोमीटर बताता है और फिर एक घबराहट भरी हंसी के साथ खुद को ठीक करता है। गिल्ड मास्टर खुलासा करता है कि डंजन का साइज तिगुना होकर 34 किलोमीटर हो गया है और यह खतरनाक रेट से बढ़ रहा है।
वो गंभीरता से चेतावनी देता है कि यदि वे विफल होते हैं तो जापान का पूरा लैंड 3 महीने के भीतर डंजन में समा जाएगा। दृश्य डंजन के एंट्रेंस गेट पर बदल जाता है। एक्सेसिव वेजिटेशन और एक मॉडर्न हाईटेक गेट का एक स्ट्रेंज फ्यूजन। उनके सामने एक न्यू चीयरफुल गॉडेस अपीयर होती है और एडवेंचरर्स को खतरनाक खोज स्वीकार करने के लिए उत्साहपूर्वक धन्यवाद देती है। उसे अर्गल के रूप में पेश किया जाता है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी और उस डंजन की एडमिनिस्ट्रेटिव डीएटी जिस पर उन्हें विजय प्राप्त करनी है। जैसे ही टोमागा प्रस्थान करता है, अल्हायर अर्गल से खतरे की वास्तविक गंभीरता के बारे में सवाल करती है और नोट करती है कि गिल्ड मास्टर कितने पीले दिख रहे थे। अर्गल शर्मीली होकर अपनी व्याख्या शुरू करती है, याद करती है कि उसने एक छोटे से पौधे को पानी देकर एक नई डंजन बनाने का फैसला कैसे किया। वो एक शर्माते हुए स्वीकार करती है कि उसका छोटा पेड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा और गलती से दुनिया को खत्म करने वाला खतरा पैदा कर दिया। एक क्रोधित अल्हायर ने अर्गल को कॉलर से पकड़ लिया, इस बात पर क्रोधित कि गॉडेस की गलती ने ये संकट पैदा किया। फुकू शांति से हस्तक्षेप करता है और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि मर्कर वेन एक्यूजेशंस के खिलाफ सलाह देता है। मर्कर कुछ कूल फिलोसोफर सलाह देता है, लेकिन अल्हायर तीखे शब्दों में बताती है कि वो एक कैट है, आदमी नहीं। गॉड ऑफ वेल्थ संक्षेप में बताता है कि उनका लक्ष्य मूल पेड़ है, लेकिन गिल्ड की योजना के बारे में संदेह व्यक्त करता है। अयासी स्ट्रैटेजी बताती है और एक मैप दिखाती है जहां कई टीमें एक साथ 10 अलग अलग पॉइंट से डंजन पर हमला करेंगी। वो बताती है कि उनकी टीम साउथ से हमला करेगी, एक ऐसा मार्ग जहां कोई सप्लाई पॉइंट नहीं है, जिससे ये समय के खिलाफ एक हताश दौड़ बन जाती है। मरकर सवाल करता है कि अल्हायर खतरनाक मिशन में क्यों शामिल हो रही है और वो स्वीकार करती है कि वो कहीं और रहना पसंद करेगी। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि अल्हायर फुकू के पास रहने को मजबूर है, क्योंकि उसे मेरकार और आर्गले के साथ एक हारी हुई शर्त का कर्ज चुकाना है। मेरकदार और आर्गले तिकड़ी को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वे बहादुरी से कंक्रीट के जंगल को जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। गॉड ऑफ वेल्थ उन्हें चिंता में डूबी और थोड़ी परेशान नजर से विदा होते हुए देखता है। मर्सीफुल लेडीज के क्योटिक नेचर पर चिंतन करता है, हर एक अपने आप में एक चलती फिरती मुसीबत। दृश्य कंक्रीट के जंगल के अंदर सुनसान उजड़े हुए खंडहरों में बदल जाता है। फुकू अपनी डिवाइन सॉर्ड को एक्टिव करता है, जिससे एक शानदार पर्पल लाइट फूट पड़ता है जो उन्हें गाइड करता है। ब्लेड से ऊर्जा की एक पावरफुल किरण निकलती है जो डिस्ट्रॉयड हुए सिटी के बीच से एक रास्ता बनाती है। गाइडिंग लाइट आसानी से विशाल जड़ों और मलबे को काटता है, जिससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। अयासी स्वॉर्ड की इमेंस पावर से चकित है, उन्हें भरोसा है कि ये उन्हें सेफली गाइड करेगा। पार्टी घने डंजन में आगे बढ़ती है, इलाके को कठिन पाती है, लेकिन अजीब तरह से मॉन्स्टर से रहित। फुकू अचानक रुक जाता है, उसकी प्रवृत्ति में हलचल होती है, क्योंकि उसे पास में एक अनदेखी प्रेजेंस महसूस होती है। जैसे ही वो अपने डर को दूर करने की कोशिश करता है, एक भयानक बेल चुपचाप गॉडेस अल्हायर को पीछे से पकड़ लेती है। फिर दूसरी बेल अयासी को पकड़ लेती है, लेकिन फुकू राहत भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है, ये सोचकर कि ये सब उसके दिमाग का वहम था। जैसे ही वो अपनी चिंताओं को दूर करता है, एक तीसरी बेल फुकू के टखने के चारों ओर लिपट जाती है, उसे पीछे खींच लेती है। असली अपराधी सामने आता है, चमकती लाल आंखों वाला एक डिमोनिक ट्री स्पिरिट जिसने पूरी पार्टी को पकड़ लिया है। एक सिस्टम विंडो प्राणी को एक ओल्ड स्पिरिट के रूप में पहचानती है, एक सामान्य रूप से सीधा साधा क्रिचर जो अब एक सी रैंक खतरा बन गया है। अल्हायर एक बेल से असहाय होकर झूलती है, अपनी लगातार बदकिस्मती का विलाप करती है। अयासी खुद पकड़ी हुई होने के बावजूद गॉडेस को आजाद करने के लिए बहादुरी से अपनी इलेक्ट्रिक गन का निशाना लगाती है। उसका हमला बुरी तरह से विफल हो जाता है, जिससे एक पावरफुल झटका सीधे बेल से होकर उसमें वापस चला जाता है। बिजली आपस में जुड़ी हुई बेलों से होकर फुकू को भी झटका देती है। विफल बचाव प्रयास फुकू और अयासी को स्तब्ध और अस्थायी रूप से जमीन पर अक्षम छोड़ देता है। अयासी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि उसका हथियार मॉन्स्टर पर इनइफेक्टिव था, लेकिन उसके दोस्तों पर पेनफुली इफेक्टिव था। फुकू ठीक हो जाता है, दृढ़ता से ट्री स्पिरिट का सामना करता है और अपनी पावर को अपनी डिवाइन सॉर्ड में लगाता है। फुकू पावर से भर जाता है, एक डिसाइसिव सॉर्ड के प्रहार में इमेंस एनर्जी लगाता है। वो एक डिस्ट्रक्टिव रे छोड़ता है जो ओल्ड स्पिरिट के कोर को भेदती है, जिससे वो दर्द से कराह उठता है। मॉन्स्टर टूटकर बिखर जाता है, जो फुकू के लक और उसकी स्वॉर्ड की अचूक सटीकता का प्रमाण है। अयासी अपनी जीत से चकित है, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी जोखिम भरी सब कुछ या कुछ नहीं की स्ट्रैटेजी किसी तरह काम कर गई। स्वॉर्ड की ट्रू पावर का पता चलता है, एक डिवाइन वेपन जिसमें गारंटीड एक्यूरेसी और 100% क्रिटिकल हिट रेट है। जैसे ही पार्टी ठीक होती है, अयासी मॉन्स्टर की एग्रेशन पर सवाल उठाती है और रिमेन्स के बीच एक उत्सुक वस्तु देखती है। उसे एक चमकता हुआ पावर नट मिलता है, एक रेयर आइटम जो पूरी पार्टी को स्पीचलेस कर देती है। एक सिस्टम विंडो इसके इफेक्ट की पुष्टि करती है, यूजर की स्ट्रेंथ में परमानेंट 1 पॉइंट की ग्रोथ। फुकू अपनी खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अल्हायर जल्दी से उसके उत्साह को खारिज कर देती है, उसे बताती है कि यह वस्तु उसके लिए बेकार है। वो उसे याद दिलाती है कि उसका ग्रेट रिबाउंडिंग स्किल नट के इफेक्ट को उल्टा कर देगा, जिससे वो मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा।
फुकू सेल्फलेसनेस से प्रेशियस पावर नट एक चकित अयासी को देता है। वो एक्सपेंसिव आइटम को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर देता है कि ये उस पर बर्बाद हो जाएगा। वो गर्मजोशी से मुस्कुराता है और समझाता है कि ये उसकी सारी मदद के लिए धन्यवाद है। उसके शब्दों से प्रभावित होकर अयासी अपने इंपॉर्टेंट पार्टनर से गिफ्ट एक्सेप्ट करती है। एक अधीर अल्हायर उनसे जल्दी करने और आगे बढ़ने का आग्रह करती है। पहले से ही आगे बढ़ रही अयासी नट को कसकर पकड़ती है। फुकू की दया से गहरी प्रभावित होकर इसे खा लेती है। दृश्य एडवेंचरस के एक अलग ग्रुप में बदल जाता है जो एक डेमोनिक स्पाइडर से टेरराइज्ड होकर भाग रहे हैं। दो महिला एडवेंचरस एक स्क्रीन पर हमले को देखती हैं, ऊब चुकी और घृणित लग रही हैं। उनमें से एक ठंडे बस्ते में सहायता के विचार को खारिज कर देती है, अपने जीवन को जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं देखती। उसकी साथी बेपरवाह होकर सहमत होती है, ये सुझाव देती है कि यदि वे सभी मर जाते हैं तो वे बस दूसरी पार्टी की वस्तुओं को लूट सकते हैं। एक तीसरी एडवेंचरस देखती है क्योंकि उसके साथी दूसरी पार्टी की मदद करने की उसकी इच्छा का मजाक उड़ाते हैं। वे उसे कमजोर होने के लिए ताना मारते रहते हैं, उसे प्योर एंगर के चरम पर धकेलते हैं। इस बीच अयासी अपनी खुद की परसीव्ड वीकनेस पर विचार करती है, ये मानकर कि वो वही है जिसे हमेशा मदद की जरूरत होती है। एक फ्लैशबैक इसकी पुष्टि करता है जिसमें फुकू उसे खतरे से खींचता है और एक जायंट एनिमल का सामना करता है। उसे वो सब समय याद आता है जब उसने उसका समर्थन किया था, ये महसूस करते हुए कि वो वही है जिसे वास्तव में बचाया गया है। ये एहसास उसे फुकू के कांस्टेंट सेल्फलेसनेस के कंपेयर में पूरी तरह से बेकार महसूस कराता है। फुकू खुशी से पुकारता है, उसे अपने विचारों से जगाता है और उसे जल्दी करने का आग्रह करता है। जब वो पकड़ने के लिए दौड़ती है तो आर्मर्ड मैन का एक छिपा हुआ ग्रुप अपनी चल रही योजना से प्रसन्न होकर देखता है। उनका लीडर अपना टारगेट बताता है, मिशन का श्रेय चुराना और गॉड ऑफ वेल्थ की साइट प्राप्त करना, और उनके वेल्थ का मार्ग फुकू की अनजान और अच्छे स्वभाव वाली पार्टी का लाभ उठाना शामिल है। एक राइवल एडवेंचरर क्रूरता से हंसती है, फुकू की पार्टी को सारा हार्ड वर्क करने देने के लिए संतुष्ट है। वो एक टेरेबल थ्रॉबिंग हुई आर्टिफैक्ट का खुलासा करती है जो उनके कपटपूर्ण योजना की है।